ओके, तो जैसा कि हम अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे, जी बिल्कुल, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो जिस तरह से हमने बाकी सारे एस्पेक्ट्स ऑफ द मेन कोर पिलर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन या साइबर सिक्योरिटी हैं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी वगैरह को देखा, ऑथेंटिकेशन को देखा, तो इसी तरह ऑथेंटिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है वो होता है अथराइजेशन का। ठीक है, कि आपको ऑथेंटिकेट तो हो गया, ओके फाइन, मुझे पता चल गया ये नकवी साहब हैं, ये एक्स हैं, ये वाई हैं, ये जेड हैं। अब इनको किस चीज का एक्सेस देना है और किस चीज का एक्सेस नहीं देना, और जिस चीज का एक्सेस देना है वो रीड ओनली देना है, राइट के साथ देना है, डिलीट वाला भी देना है कि नहीं देना, ये सारी चीजें जो चीज या जो प्रोसेस तय कर रहा होगा, उस प्रोसेस का नाम है अथराइजेशन। ठीक है, तो अथराइजेशन ये चीज चेक करती है कि एक्चुअली जो यूजर है उसको वही काम जो उसको थराइज है वही वो कर सके, उसके अलावा उस सिस्टम के अंदर कुछ भी चेंज, कोई मॉडिफाई, कुछ चीज़ों को वो ना कर सके। और इसकी जरूरत हमें पड़ती है जब हम इंटेग्रिटी श्योरिटी चाह रहे होते हैं। ठीक है, और कॉन्फिडेंशियलिटी श्योरिटी भी चाह रहे होते हैं, बिकॉज अथराइजेशन बताएगी कि इस बंदे को ये चीज रीड करने का भी हक है कि नहीं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी भी इंश्योर हो गई। और क्या इसको चेंज करने का हक भी है कि नहीं, वो इंटेग्रिटी भी इंश्योर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, और क्या ये डिलीट कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो आपकी अवेलेबिलिटी भी इंश्योर होगी। ठीक है, अदरवाइज अगर आपको एक्चुअल डाटा को डिलीट कर दे तो वो तो सबके लिए अनअवेलेबल हो जाएगा, तो आपकी अवेलेबिलिटी भी डिसर्व हो रही होगी। ठीक हो गया ना। अच्छा, इसके लिए जितने भी आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी वाली साइट्स है ना, वो इस चीज को डिस्कस करते हुए दो एस्पेक्ट्स को लेती है। क्या क्या? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये दो मेन फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट वो चीज होती है जिसके ऊपर आपने कोई अथॉरिटी, कोई एक्सेस ग्रांट करना होता है। ठीक है, जैसे आपकी अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन है, ये एक सब्जेक्ट है जिस पे ये एक ऑब्जेक्ट है जिस पे आपने कुछ सब्जेक्ट्स को अथराइजेशन देनी है। वो सब्जेक्ट कौन कौन से हैं? वो मैं भी हूं, वो आप भी हैं, वो ये जो हमारे यहाँ पे जो आपकी मैनेजमेंट बैठी हुई है प्रोग्राम डिपार्टमेंट की, वो भी है। तो ये तीनों सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने एक ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है। ऑब्जेक्ट है हमारा अटेंडेंस की इंफॉर्मेशन ऑफ सम स्टूडेंट। ठीक है, और क्या एक्सेस देना है, किस लेवल का एक्सेस देना है, कौन कौन सी चीजें अलाउ करनी है, कौन कौन सी चीजें अलाउ नहीं करनी, वो उसका लेवल ऑफ द अथराइजेशन जो आप ग्रांट कर रहे हैं वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो अथराइजेशन है इसके अंदर सारी जो गेम घूम रही होती है वो अराउंड अराउंड होती है सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के। क्लियर हो गया? अच्छा, अब वही बात है कि एक्सेस क्या है, वो आपकी एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट है टू इंटरेक्ट विद सम ऑब्जेक्ट। सिंपली मतलब ये इसकी इंग्लिश में बाकी डेफिनेशन लिखी हैं, बातें वही हैं जो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है। अच्छा, अब अ, अगर एक बंदे को सिस्टम में एंट्री में, एक्सेस में, ऑथेंटिकेशन के हवाले से वो चीज़ें ग्रांट हो जाती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है। उसको सिर्फ वही चीज़ें आपने अपने सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हुए, एक्चुअली हमारा जो सारा मकसद है सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग के हवाले से है। तो जब एक बंदा आपके सिस्टम में लॉग इन कर जाए, तो अगली जो फौरन चीज़ उसको फेस करनी पड़े आपके डिज़ाइन करदा किसी भी सॉफ्टवेयर में, वो क्या चीज़ है कि उसका किस किस चीज़ के एक्सेस है वो वेरीफाई हो, और उसके मुताबिक उसको फॉर एग्जाम्पल मेन्यू उतना नजर आए। ठीक है, जैसे पोर्टल है, तो आप जब पोर्टल में लॉगिन करते हैं तो आपको शायद ऊपर 5 मेन्यू नजर आते हैं। ठीक है, मैं फैकल्टी में हूं तो मुझे 6 नजर आते हैं। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है आपका यहाँ कॉमसेट का, उसको 8 मेन्यू नजर आ रहे होंगे, उसको दो और चीजें नजर आ रही होंगी। वो सर्विसेज को रीस्टार्ट भी कर सकता है, सर्वर को भी मैनेज कर सकता है, नया यूजर भी बना सकता है। मैं नया यूजर नहीं बना सकता, मैं सिर्फ अपने यूजर के अंदर रहते हुए आप लोगों के यूजर की अटेंडेंस वगैरह मैनेज कर सकता हूँ। और आप लोग जो हैं वो सिर्फ 6 मेन्यू या 5 मेन्यू तक मुहित हैं, आप सिर्फ अपनी अटेंडेंस और सब्जेक्ट्स और इस तरह की चीजों को देख सकते हैं। ठीक है ना। तो जब बेसिकली ये सारी बातें इस कॉन्टेक्स्ट में आप लोगों ने अंडरस्टैंड करनी है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर बनाएं, तो पहली बात तो ये कि वो सिक्योर होना चाहिए। तो सिक्योर कैसे होगा? जब आप इन सब एस्पेक्ट्स का ख्याल करते हुए सॉफ्टवेयर डिजाइन करेंगे। ठीक है, और जहां जहां पे जिस जिस तरह की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनको आप फुलफिल करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, तो देन आपका सॉफ्टवेयर सिक्योर कंसीडर होगा। ठीक है। अच्छा, अब आ गई अकाउंटेबिलिटी की बात। अच्छा, अगर किसी बंदे ने कुछ कर दिया और वो बाद में मुकर जाता है,
तो उससे बचने का तरीका ये है कि आप अकाउंटेबिलिटी का अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कोई मैकेनिज्म ड्रॉ करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। उससे क्या फायदा होगा कि जितनी भी आपकी उसकी क्रूशियल एक्टिविटीज है, हर चीज आप लॉग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप हर चीज लॉग करना शुरू कर दें तो आपका उधर से बर्डन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके लॉग का साइज इंक्रीज हो जाएगा, आपकी हर ट्रांजैक्शन का टाइम बढ़ जाएगा, बिकॉज आप ट्रांजैक्शन करने लगे, आपने अपना एक रिकॉर्ड सेव किया, वो पहले जाके उसका एक लॉग बनेगा, वो सेव होगा, फिर वो रिकॉर्ड सेव होगा, तो वो डबल टाइम लेना शुरू कर देगा ना। ठीक है, तो आपने क्रूशियल चीजें आपने ये भी देखना है कि मेरी इस सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है अकाउंटेबिलिटी की, और उसके मुताबिक मैं किन किन चीजों को लॉक करूंगा तो मेरा ये रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है कि कल को अगर मैंने किसी साइबर क्राइम की फोरेंसिक करनी हो इस सिस्टम के ऊपर, तो मैं किन किन चीजों को अगर मुझे मिल जाएं तो मैं उसके असल कल्प्रेट तक पहुंच पाऊं, तो उसके हवाले से मुझे क्या चीज हेल्प करती है, लॉग्स। तो मैंने किस लेवल की लॉगिन करनी है, कहाँ करनी है, कैसे करनी है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स जो हैं वो आपने उसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर इम्प्लीमेंट करने के वो लॉग हो रहे हो, ताकि लेटर ऑन किसी भी पॉइंट इन टाइम इन फ्यूचर में अगर आपको फोरेंसिकली एनालाइज करना पड़े उस सिस्टम को, तो आप उस लॉग की मदद से पिछली पूरी एक्टिविटीज का ब्लूप्रिंट बना सकें कि 10 बजे ये एक्टिविटी हुई थी, 11 बजे एक्टिविटी हुई थी, और किसने की थी, सब ये वाली बात है। ठीक। और ये सारी चीजें कहाँ काम आएंगी, जब हम उस सिस्टम की ऑडिटिंग करेंगे। ऑडिटिंग की रीजन कोई भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर कल कला को आप लोग चले जाए बैंकिंग इंडस्ट्री में, ठीक है, अब बैंकिंग इंडस्ट्री में तो साइबर सिक्योरिटी और इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा वो इन हो चुकी हैं, तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग इंडस्ट्री में जितनी भी ये जो कार्ड इशू होते हैं, जो एटीएम के कार्ड हैं, वीज़ा के और इन चीज़ों के, इसके लिए एक स्टैंडर्ड है पीसीआई डीएसएस। ठीक है, पेमेंट कार्ड इंडस्ट्री का वो स्टैंडर्ड है। ठीक है, पीसीआई डीएसएस। अब पीसीआई डीएसएस की कुछ खास रिक्वायरमेंट्स हैं। अब उसका ना आपके बैंक्स या जो भी ऐसे इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल जो कार्ड इशू करते हैं, उनको पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंट रहना पड़ता है। ठीक है, तो वो कंप्लाइंट कैसे होते हैं, उनका हर साल या एक खास फ्रीक्वेंसी के बाद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो पीसीआई डीएसएस का ऑडिट करती हैं। ठीक है, तो पीआईसीआई डीएसएस के कंप्लाइंट में कुछ रिक्वायरमेंट्स लिखी होंगी, वो जाके चेक करती हैं कि इनके सिस्टम में जो भी इनका पूरा सिस्टम है उसमें ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर तो हो रही हो तो वो कहती हैं ओके फाइन, ये पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंट है, और उसकी बेस पे उनकी अगले साल की एक्सटेंशन हो जाती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन पीसीआई डीएसएस कंप्लाइंट नहीं रहती है, उसके अंदर कुछ फ्लॉ निकलते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन निकलती हैं, तो ऑटोमेटिकली उसकी वो सर्टिफिकेशन रिवोक हो जाती है, और उसको कुछ टाइम मिलता है। अगर उस टाइम तक वो अपने उस फ्लॉ को दूर ना करे, तो वो जो उसको कार्ड इशुइंग जो अथॉरिटी होती है, जैसे वीजा है, जैसे मास्टर कार्ड है, वो एक वर्ल्ड लेवल की वो है, ठीक है, पाकिस्तान में है, तो वो फिर उससे अपना कार्ड इशू करने का एक्सेस और उसके सारे कार्ड्स वगैरह को ब्लॉक कर देती है। तो ये बेसिकली वहां पे ऑडिटिंग हो रही होती है। दूसरी ऑडिटिंग होती है कि जिस वक्त एक्चुअली आप फोरेंसिक्स करते हैं किसी साइबर क्राइम का, वो भी आपने शायद पढ़ा हुआ डिजिटल फोरेंसिक्स का सब्जेक्ट, ठीक है ना, तो उसमें भी आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा इन्हिसार होता है लॉग एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, कि लॉग से आप क्रूशियल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, उसकी बेस पे आप रिकंस्ट्रक्ट करते हैं कि किस तरह से आर्टिफैक्ट्स को मैनिपुलेट किया गया है, जो भी आपको मिले हैं। तो वहां पे ना ये ऑडिटिंग वगैरह के लिए आपकी लॉगिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ये लॉगिंग आपके काम की नहीं होगी अनलेस आपने कुछ खास बातों का ध्यान ना रखा हो। क्या क्या? नंबर वन, आपके सिस्टम के अंदर जो भी आप डिजाइन करें, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेटर के ये रोल है और ये एक्सेसेस एडमिनिस्ट्रेटर के पास होंगे, ये रोल एंड ये एक्सेसेस जो हैं ये स्टूडेंट के पास होंगे कि ये काम कर सकेगा, ये काम नहीं कर सकेगा। ठीक है, और इसी तरह जो फैकल्टी का मेंबर है उसको ये अथराइजेशन होगी, वो ये चीजें ऐड कर सकते हैं सिस्टम में, ये चीजें चेंज कर सकते हैं। सही हो गया ना? अगर ये चीजें डिफाइन नहीं है तो आप लॉगिंग करोगे तो लॉगिंग का फिर फायदा क्या होगा? ठीक है, तो इस हवाले से आपने ना अपने उस सिस्टम में जो लॉगिंग करनी है उसके हवाले से आपने कुछ अपनी पॉलिसियां बनानी है। वो पॉलिसियां आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट्स को सामने रख के, या जो आपका एंड कस्टमर है उसकी रिक्वायरमेंट को सामने रख के बनाएंगे ना। ठीक है। फिर सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज का एक कंसेप्ट होता है, ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखें, एक आपने थ्रेट पढ़ा होगा, इनसाइडर थ्रेट, याद? इनसाइडर थ्रेट वो क्या होता है? एम्प्लॉय वर्किंग है, वही रोग हो जाए, वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन के
इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना शुरू कर दे, ऐसी सूरत हाल में एक इशू सामने आएगा। तो वो अगर कोई गड़बड़ करता है आपके सिस्टम में, ठीक है, और वो एडमिनिस्ट्रेटर है आपका, तो वो तो लॉग भी क्लियर कर देगा। उसको पता होगा कि यार लॉगिंग हो रही है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेटर, उसको पता होगा, उससे सारे लॉग्स के हवाले से चीजें कन्फिगर की होंगी, तो उसको भी पता होगा कि यार जो मैं एक्शन कर रहा हूँ वो लॉग भी हो रहे होंगे, क्योंकि उसको एक्सेस है तो वो लॉग भी क्लियर कर देगा। तो जब आप फोरेंसिकली एनालाइज करने जाओगे तो आपको तो वो एक भी इस तरह का लॉग ही नहीं मिलेगा। आपको यार ये तो इस तरह का कोई वाकया हुआ ही नहीं है। तो वो क्यों नहीं हुआ होगा, एक्चुअली हुआ था, उसकी लॉगिंग भी हुई थी, लेकिन उस एडमिनिस्ट्रेटर के पास राइट थे तो उसने डिलीट कर दिया। सही है। तो इसके लिए सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज का कंसेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज का कंसेप्ट ये है कि एक चीज को दूसरी चीज से आप ऐसे सेग्रीगेट करें कि एटलीस्ट आपका सिस्टम इस तरह की वल्नरेबिलिटी अलाउ ना करे कि एक बंदा दो रोल्स के माबेन चीजों को कंप्रोमाइज कर सके। ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि भले एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको बेशक आपके सिस्टम पे फुल राइट है, लेकिन लॉग मैनेजमेंट के लिए आपने अपना सिस्टम उस एडमिन वाले सिस्टम से अलग रखना है, पैरेलल रखना है। अब ये एक अलग बात है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन ये बेवकूफी कर दे कि आपके एडमिनिस्ट्रेटर को दो ही रोल असाइन कर दे, आपको उसको एडमिनिस्ट्रेटर का रोल भी दे दे और उसको लॉग मैनेजर का भी रोल दे दे। तो ये एक उनकी मैनेजमेंट की गलती है। आपके सिस्टम में ये गलती नहीं होनी चाहिए। आपके सिस्टम में अलग अलग से आपने रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो डिफाइन किए हैं, वो इस हवाले से जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बना रहे हैं, जो ऊपर वाला जो हमारा पहला पॉइंट था, उसमें आपने ये भी देखना है कि आपकी जो बेसिकली रूल्स है या उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग ना आ रही। ठीक है। तो आपने अपने सिस्टम को डिजाइन करते हुए एडमिनिस्ट्रेटर का रोल से लॉग मैनेजर के रोल को अलग अलग रखना है। ठीक है। ताकि लॉग मैनेजर के जो एक्सेसेस है वो अलग रहे बिल्कुल, और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर या जो भी आपके सिस्टम का एडमिनिस्ट्रेटर या सॉफ्टवेयर का एडमिनिस्ट्रेटर है, वो बेसिकली उस हवाले से लॉग्स के हवाले से मैनेजमेंट ना कर सके, उसके अंदर कोई चेंज ना ला सके। देख ले चले, वो एक अलग बात है, व्यू ओनली राइट्स आप देते हैं उसको, आपका सिस्टम जो एलिगेंट है उसके अंदर। ठीक है। फिर इसके बाद से ट्रेनिंग एंड क्वालिफिकेशन, आपकी चेंज मैनेजमेंट, कि अगर आपका कोई चीज चेंज हो रही है, आपका सॉफ्टवेयर चेंज हो रहा है, आपके सिस्टम में कोई अपडेट्स आ रही हैं, ठीक है, उसका भी लॉग रखना जरूरी है। वरना क्या होगा, वरना ये होगा कि फॉर एग्जांपल आपकी एक पेज बना, वो किसी रिक्वायरमेंट की बेसिस पे बना था, थोड़े अरसे के बाद किसी ने आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने कहा कि यार इस रिपोर्ट को ना ये चेंज कर दो, या इस सॉफ्टवेयर में ये दो फील्ड और ऐड कर दो, या ये वाली फील्ड को चेंज करके ऐसे कर दो। आप वो चेंज कर देते हैं। आप यूं ही वो चेंज करते हैं तो हो सकता है कि वो वाली फील्ड या वो वाला डाटा की और भी यूज हो रहा हो, वो चीज चलनी बंद हो जाएगी। क्यों? कि अब उसको वो जो बेसिक डाटा था वो मिल नहीं रहा। वो कंपनी आके सॉफ्टवेयर डेवलपर से पूछती है कि यार ये हमारा सिस्टम नहीं चल रहा। आप आइडेंटिफाई करते हो एक दो दिन एनालाइज करने के बाद कि वो ये एक्चुअली वो वाला सिस्टम इसलिए नहीं चल रहा कि इस वाले सॉफ्टवेयर के हिस्से में मुझसे आप लोगों ने ये चेंज करवाई थी। ठीक है। तो वो अगर आपने चेंज मैनेजमेंट का एक बाकायदा प्रोसेस नहीं बनाया हुआ, तो क्या होगा कि वो आपको किसी ने कहा और आपने चेंज कर दी, और उसकी वजह से कहीं और लॉस होना शुरू हो गया, तो वो तो कंपनी आपको पकड़ लेगी। ठीक। तो चेंज मैनेजमेंट जो है उसका एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए, और वो भी लॉग होना चाहिए। कि अगर एक इनिशिएटर है, वो कहता है कि जी मुझे इस वाले सॉफ्टवेयर में से ये वाली दो फील्ड निकाल दें, तो वो चीजें पहले उसके सुपरवाइजर के पास जाएं, वो सुपरवाइजर उसको वेरीफाई करे रिटर्न में कि ठीक है ये रिक्वायरमेंट जेन्युइन है, इसकी आगे फॉरवर्ड हो जाए। उसके बाद जो आपका सॉफ्टवेयर एनालिसिस का डिपार्टमेंट है या सिस्टम एनालिसिस का डिपार्टमेंट है, उनके पास वो चेंज आए, वो उसका इम्पैक्ट चेक करें कि यार इस हिस्से में चेंज करने का इम्पैक्ट बाकी कौन कौन से सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एस्पेक्ट्स के अंदर आएगा। ठीक है। और वो उस सारे को एनालाइज करे और वेट करे कि ठीक है ये जो चेंज कह रहा है ये जेन्युइन भी है, क्योंकि इसके सुपरवाइजर ने भी अप्रूव कर दी है, और इसका कहीं और इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के पास आ जाए कि ठीक है अभी चेंज कर दें। तो आपके पास एक वो लॉग रिकॉर्ड प्रॉपर आ गया। और अगर वो सिस्टम एनालिसिस वाले बंदे समझते हैं कि नहीं, इसका कहीं और भी इम्पैक्ट आएगा किसी और सेक्शन के ऊपर भी, तो फिर वो डाटा उस वाले सेक्शन को भेजें कि एक्स सेक्शन ने ये रिक्वेस्ट की है, लेकिन इन चेंजेस की वजह से आपके सॉफ्टवेयर में ये सेटअप आ सकता है, तो आप इसके बारे में अपना कमेंट कर दें,
कि अगर हम ये वाली चीजें निकाल दें और इसका जो चीज आपके पास रिप्रेजेंट हो रही थी उसको भी खत्म कर दें तो आपको कोई मसला तो नहीं है। ठीक है ना, तो इस हवाले से मतलब आपके पास ये लॉगिंग चेंज मैनेजमेंट में होनी चाहिए। फिर एक चीज होती है कि सॉफ्टवेयर के अंदर आप डिफरेंट तरह के कंट्रोल्स लगाते हैं, सिक्योरिटी कंट्रोल्स ज्यादातर होते हैं लेकिन उसके अलावा भी कंट्रोल्स लग रहे होते हैं। ठीक है, जो आपके सॉफ्टवेयर की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को, जिसमें कंकरेंसी मैनेजमेंट होती है, ठीक है, और उसके अलावा आप कह लें कि रिलायबिलिटी और इन चीज़ों को इंश्योर करने के लिए आपने कुछ कंट्रोल्स लगाए होते हैं। ठीक है, तो वो जो कंट्रोल इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसकी भी प्रॉपर एक लॉगिंग होनी चाहिए, वो चाहे डिजिटल फॉर्म में हो चाहे वो पेपर फॉर्म में हो। ठीक है, एक प्रोसेस पूरा बना हो और उस प्रोसेस के अंदर ऑडिटिंग का फैक्टर आपने जरूर डालना है। और इस हवाले से ऑडिटिंग ये आप जहन में रख लें कि जरूरी नहीं कि डिजिटल हो, पेपर की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी आर्टिफैक्ट की फॉर्म में हो सकती है। ठीक है, किसी मीटिंग के मिनट्स हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन किसी किसी ना किसी फॉर्म में होगी, ताकि किसी वक्त आपसे अगर कोई चीज पूछ ली जाती है कि आपने ये वाली एक्टिविटी की थी, क्यों की थी, तो आपका किसी हवाले से वो कोई ना कोई पीछे ट्रेल मौजूद हो कि ये देखें ये इस प्रोसेस से गुजर कर ये चेंज इंप्लीमेंट की गई थी या ये कंट्रोल इंप्लीमेंट किया गया था। ठीक हो गया। सर वैसे तो म्यूजिक में बैंकिंग के लॉस मेंटेन हो रहे होते हैं सिस्टम के अंदर, इससे भी सॉफ्टवेयर के अलग अलग होंगे, दुकानें होंगे या वो जो लॉग मेंटेन हो रहे होते हैं ना, वो किसी ने ये सारी बातें सोचकर उसमें इंप्लीमेंट किए होते हैं ना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ लॉग मेंटेन हो रहे होते हैं? विंडोज में। विंडोज के अंदर। तो यही सारी बातें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, ये विंडोज के डिजाइनर ने, विंडोज के डेवलपर ने सोची होंगी ना। ठीक है, और फिर उसने अपने विंडोज में इंप्लीमेंट कर दी। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे अपनी आइंदा आने वाली जिंदगी में, ठीक है, अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने का मौका मिलता है या आप एक ऐसी टीम में शामिल होते हैं जो सॉफ्टवेयर बना रही है और आपको एज ए सिक्योरिटी साइड का बंदा ऐड करते हैं, तो आपने उनको ये सारी बातें बतानी है कि भैया तुमने लॉग भी मैनेज करने हैं। यही बातें विंडोज के डिजाइनर को भी उस टाइम किसी ने बताई होंगी या उसने खुद सोची होंगी, और उसने वो सारी चीजें इंप्लीमेंट कर दी और अब वो सारे लॉगिंग हो रही होती है। ठीक है, तो आप यूं समझ लो कि कल को यार हम नहीं बना सकते, हम क्या विंडोज के मुकाबले का एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना सकते? बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। सही है, अब आप देखो, आप लोग माशाल्लाह 30 बच्चे हो। ठीक है, आप कह रहे हो मैं एक्स सॉफ्टवेयर बनाऊंगा, आप कह रहे हो मैं वाई बनाऊंगा। उस वक्त शायद आप नहीं थे, मैंने बच्चों से पूछा था कि यार आप लोगों ने फाइनल ईयर के क्या क्या सोचे हैं, आप क्या क्या चीजें बनाओगे, आप शायद लेट आए थे ना उस वक्त। ठीक है, तो सबने अपना 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 बताया। देखो, अगर तो मैं हूँ नेशनल लेवल पे मैं सोचूं, तो मैं कहता हूँ यार 30 बच्चे तो सिर्फ इस एक बैच के हैं, कॉमसेट्स के। फिर एक कॉमसेट लाहौर में भी है, एक वहां में भी है, एक XYZ जगह पे भी है। तो अगर मैं फिर उसके बाद बहरिया यूनिवर्सिटी है, एयर यूनिवर्सिटी है, नस्ट है। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटियां हैं, फिर पूरे पाकिस्तान में कितने बैचेज हैं जो इस वक्त चल रहे हैं, और वो सारे बच्चे इस वक्त 7th सेमेस्टर में हैं। तो अगर मैं ये करूं कि मैं कहूं कि ओके फाइन, आप यहाँ से पास आउट होने के बाद जो मर्जी बनाइए, ठीक है, फाइनल ईयर, बट इस बार का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट मैं आपको देता हूँ पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान की गवर्नमेंट एग्जांपल दे रहा हूँ या किसी भी एक्सवाइजेड गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम ये करते हैं कि हमने एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेमोरी मैनेजमेंट का मॉड्यूल है वो हम कॉमसेट को दे देते हैं। ठीक है, और कॉमसेट के नीचे जितने कैंपसेस हैं उसमें जितने 7th सेमेस्टर के बच्चे हैं, उन सबको जाहिर है मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर भी 50 चीजें, वो अपने ऑपरेटिंग सिस्टम अगर पढ़ा है तो उसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि उसके अंदर आपके वो डिफरेंट तरह से एक्सपेक्ट हो रहे होते हैं। डाटा को अगर आपने ऑर्गेनाइज करना है, डाटा उठाना है, सेव करना है, स्टोरेज को भिजवाना है। ठीक है, तो कॉमसेट के फिर जो मैनेजमेंट होगी वो ये करे कि वाह को एक उसमें से मॉड्यूल दे दे, इस्लामाबाद को एक दे दे, लाहौर को एक दे दे, और भी जहां जहां पे हैं उन सबको इस तरह के उस मेमोरी मैनेजमेंट के मॉड्यूल्स दे दें। फिर यहाँ का जो इस्लामाबाद वाला है उसको फॉर एग्जांपल मिलता है कि आपने मेमोरी का इंटरेक्शन विद द स्टोरेज आपने इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, तो स्टोरेज से मुराद ये है कि अगर आपकी बिलफर्ज अगर मेमोरी फुल हो गई है तो आपने वो पेजेस उठा के मेमोरी से डिस्क पे सेव करने हैं। और अगर जगह खाली हो रही और किसी पेज की रिक्वेस्ट आती है तो आपने वो रेलेवेंट पेज डिस्क में से सर्च करके वापस मेमोरी में लोड करना है। ठीक है, तो ये वाला काम अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसको मिल मतलब आपके इस वाले एरिया को मिलता है डिस्क स्टोरेज का, तो
आप वाला जो दो बच्चों का ग्रुप होगा उसको कह दें कि यार तुमने पेज सेव करना वाला काम आपने लिखने हैं, आपको कह दें कि आपने पेज उठाने का काम लिखना है रैम से, ठीक है, इस तरह से करके हम करें तो हो सकता है कि हम इस तरह की दो तीन इटरेशन में एक अच्छे लेवल का, जो कि शायद विंडोज के मुकाबले का नहीं भी होगा, लेकिन काम चलाने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्यों नहीं बना सकते यार, बना सकते हैं। ठीक है, सिर्फ सोचने की बात है, इस तरफ कदम उठाने की बात है। जो लिनक्स है, ये भी आपने शायद इसकी हिस्ट्री पढ़ी होगी कि ये वो जो लेनिस टोरवल्डोस साहब थे, ये उन्होंने अपने यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के तौर पर इस लिनक्स को लेके चले थे और उन्होंने इसका कर्नल डिजाइन किया था, ठीक है, और देन उनको ओपन सोर्स कर दिया, और ये इतना जबरदस्त था उस जमाने में, और यूनिक्स से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा था, ठीक है, और फ्री भी था। यूनिक्स उस वक्त पैसों की आती थी, तो बहुत सी कंपनीज ने इसको अडॉप्ट करना शुरू किया, फिर होते होते आज इसने अच्छे खासे ऑपरेटिंग सिस्टम की मार्केट को कैप्चर कर लिया लिनक्स ने, ठीक है। तो अगर हम करना चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप भी जब सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो आपने यही सोचना है कि यार मैं विंडोज के लेवल का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगूंगा, उसमें मैं अपनी लॉगिन डालूंगा, ठीक है। जो विंडोज ने लॉगिन डाली, आपका सवाल यही था ना कि यार विंडोज तो लॉग बना रहा होता है तो हमें बनाने की क्या जरूरत है, तो हो सकता है हम विंडोज ही बना रहे हो, तो फिर हमें ही जरूरत होगी कि हम लॉगिन भी बनाएं। ठीक हो गया ना। फिर दूसरी बात एक और भी होती है ना, अब विंडोज को तो नहीं पता कि हम किस तरह का सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो हमारी रिक्वायरमेंट तो हमारे हिसाब से होगी। अब विंडोज अगर मेरा एलएमएस का एक्सेस लॉक करेगी तो ये करेगी कि यार से इतने बजे लॉगिन किया था, इतने बजे फलाना यूआरएल खोला था और इतने बजे बंद कर दिया था। उस पेज के अंदर क्या आ रहा है वो तो विंडोज को पहले से तो नहीं पता होगा कि यार नकवी साहब बैठ के कॉमसेट के लिए एक एलएमएस बनाएंगे और उसका एक पेज होगा अटेंडेंस का, उसके अंदर ये चार काम करेंगे, तो उसके अंदर वाली चीजें तो आप ही ने डिजाइन करनी है लॉगिंग के हवाले से। विंडोज आपको ऊपर ऊपर से लॉग दे देगी कि इतने बजे ये पेज एक्सेस हुआ था, इतने बजे और ये। डिटेल मतलब अंदर का जो आपके सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है कि किस बंदे ने इसमें एंट्री की थी, किस बंदे ने व्यू किया था, अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट है लॉग करने की, तो वो आप खुद ही डिजाइन करोगे, ठीक हो गया। और ये आखिरी चीज आ गई इस हवाले से, वो थी नॉन रिपुडिएशन। तो नॉन रिपुडिएशन वही वाली चीज है कि यार अगर आपके सिस्टम में कोई भी एक्शन हुआ है, तो वो जिस सब्जेक्ट ने जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो जो एक्शन परफॉर्म किए हैं, आपके सिस्टम में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि कल कला को अगर उसका कोई फोरेंसिक एनालिसिस होता है, तो आपका सिस्टम इस हवाले से आपको ये ज़रूर फैसिलिटी प्रोवाइड करे कि आपका एंड यूज़र उससे मुकर ना सके। और अगर वो कहता है कि ये काम मैंने नहीं किया, तो आपके पास सफिशिएंट एविडेंसेस मौजूद हों जो ये शो करें कि यार क्या इसने ये काम नहीं किया, या ये इसी ने किया, या ये किसने किया। और वो ज़ाहिर है उसका बेहतर तरीका वही लॉगिंग ही होता है नॉर्मली, ठीक है। या उसके अलावा कुछ और जो क्रिप्टोग्राफी के कंसेप्ट हैं कि आप अपने डिजिटल साइन कर देते हैं, तो डिजिटल साइनिंग की मदद से ये श्योर होता है कि यार अगर इसके डिजिटल साइन हुए हैं तो ज़ाहिर है इसकी प्राइवेट की से हुए होंगे। और प्राइवेट की का कंसेप्ट यही होता है कि दुनिया में ये सिर्फ आपके पास होनी चाहिए जो एक्चुअली ऑनर है। तो अगर कोई भी चीज डिजिटली साइन हो रही है आपकी प्राइवेट की से, तो इसका मतलब ही आपने की है। अब अगर आपने की गुम कर दी, आपकी की कंप्रोमाइज होगी, जो भी हो गया ये आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अगर आपकी की कंप्रोमाइज हो भी जाती है तो आपने फौरन उसको रिवोक करवाने की रिक्वेस्ट भिजवाने की आपकी जिम्मेदारी है। अगर किसी चीज को आपके प्राइवेट की से डिजिटली साइन किया गया है और उस टाइम तक आपकी तरफ से उस की को रिवोक करने की रिक्वेस्ट नहीं आई, तो फिर यही समझा जाएगा ये आप ही ने किया, आप ही की जिम्मेदारी। ठीक हो गया। तो बेटा कोई क्वेश्चन अभी तक? कोई नहीं। अब यहां से ना आप लोगों ने मुझे बताना, आप बताएं कि सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है आपके ख्याल में। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि हम लोग एक सिक्योर एनवायरनमेंट बना सकें, ठीक है। एक सिक्योर हो, उसके तो सब कुछ लाइक वल्नरेबिलिटी उसमें ना हो, कोई उसको पेनिट्रेट ना कर सके, और कोई डेटा लीकेज वगैरह उसमें से ना हो सके। बिल्कुल ठीक है। तो जिस तरह से एक मिनट, सॉरी सॉरी जी। तो बिल्कुल आपने ठीक बताया कि ये सारे एस्पेक्ट्स जो है सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हुए देखना है, जो हमने सारी बातें अभी की हैं उसी का नाम है बेसिकली सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या SDL, ठीक है।
हाँ तो अच्छा, अभी जो सारे काम हमने किए ना, हमने उसको इम्प्लीमेंट करने का भी सोच लिया, ये सारा काम सोच लिया, ठीक है, डिजाइन करते हुए हमने ये चीजें उसमें डाल दी। अच्छा, अब हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे कि यार ये सारी चीजें ठीक तरीके से इम्प्लीमेंट हुई हैं? इसके अलावा भी एक एस्पेक्ट होता है कि आपके सिस्टम में कोई फ्लॉ तो नहीं है। आपने सिक्योरिटी सिक्योरिटी वाला काम तो ठीक कर दिया, लेकिन आपकी कोडिंग में ऐसी कोई प्रॉब्लम रह गई थी जिसकी वजह से आपके सॉफ्टवेयर को कंप्रोमाइज किया जा सकता हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैंने एक प्रोग्राम दिया कैलकुलेटर बनाने का, और आपने बिल्कुल प्लस माइनस अच्छे तरीके से उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया, ज़रूरत तकसीम के सारे जो फीचर्स हैं, ठीक है। और अगर मैंने उसमें एक कमांड दी, यानी कि उसमें लॉगिंग, ऑथेंटिकेशन, एवरीथिंग आपने ज़बरदस्त तरीके से इम्प्लीमेंट की हुई है, लेकिन आपने उसमें एक लॉजिकल फ्लॉ छोड़ दिया, वो आपके जहन में नहीं है। और वो क्या था कि यार अगर मैं दो वैल्यूज दे रहा हूँ वो डिवाइड हो रही हैं, और अगर नीचे वाली वैल्यू में, डिनोमिनेटर कहते हैं शायद उसको, उसमें अगर जीरो आ जाए, तो मैंने उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया। ठीक है, मेरे ध्यान में नहीं आया कि यार वो बंदा जीरो भी दे सकता है। तो हुआ ये कि जो यूजर था उसने बाकी सारी सिक्योरिटी लॉगिंग तो ठीक चल रही थी, लेकिन अगर उसने सेकंड वाली वैल्यू में जीरो दे दिया, तो आपका सॉफ्टवेयर, चूंकि जीरो से डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो आपका सॉफ्टवेयर एबनॉर्मली बिहेव करेगा। वो क्या बिहेव होगा वो आपको भी नहीं पता, वो आपका लैंग्वेज लैंग्वेज डिपेंडेंट है। सी कुछ और तरह से डिवाइड बाय जीरो का एरर देगी, पाइथन किसी और तरह से देगी, जावा किसी और तरह से देगी। और हमें नहीं पता कि उस सूरत हाल में आपका सिस्टम क्रैश कर जाएगा, आपका सिस्टम सिर्फ एक मैसेज डिस्प्ले करेगा कि आई कैन नॉट डिवाइड दिस थिंग बाय जीरो, ठीक है, या वो कुछ और करेगा, हमें बिल्कुल नहीं पता इस बारे में, क्योंकि आपने वो एक्सेप्शन हैंडल करनी आपके जहन में ही नहीं रही, ठीक है। तो इस तरह के मामलात को करने के लिए हमारे ना तीन लेवल होते हैं सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। जो आपका SDLC का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वो आपने उसकी सारी चीजें अच्छे तरीके से पढ़ी हुई हैं, हम उसमें अभी नहीं जाते, बाद में जाएंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। लेकिन SDL के अंदर जो मेन चीज काउंट हो रही होती है हम उसको फोकस करेंगे, वही चीजें हमें रिपीट करने का फायदा नहीं है जो SDLC वाली है। इसमें जो एक्चुअली एडिशन होती है वो तीन एस्पेक्ट्स में होती है। नंबर वन, टीम अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्राम, कि आप अपने यूजर को, सॉरी, आप अपनी टीम को अवेयर करें कि यार इस तरह के सिक्योरिटी फ्लॉज होते हैं। आप जब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपने इन चीजों का ख्याल रखना है, इन इन नॉर्म्स एंड इन कल्चर को अपने कोडिंग के प्रैक्टिस के स्टाइल में इंप्लीमेंट करना है, ताकि आप जब पहली लाइन ऑफ द कोड लिखें तब से आप सिक्योर कोडिंग की तरफ आपके जहन में चीज, एक्सेप्शन हैंडलिंग, यूनिट टेस्टिंग, इस टाइप की चीजें आपके कोड में बिल्ट इन हो, ठीक है। नंबर टू, आप कुछ सिक्योरिटी गेट्स का इस्तेमाल करते हैं। गेट किस काम के लिए होता है कि हम उसको पास करके किसी अगली चीज में एंटर होते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी है, तो मैं सड़क से आता हूँ, जब मैं यूनिवर्सिटी का गेट पास करता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो जाता हूँ। फिर ये डिपार्टमेंट का गेट बना हुआ है, मैं वो पास करता हूँ तो मैं डिपार्टमेंट के अंदर एंटर हो जाता हूँ, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे कुछ सिक्योरिटी गेट्स हैं, जैसे कि बग ट्रैकिंग है, थ्रेट मॉडलिंग है, फजिंग है। इन गेट्स के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को पास करवाते हैं नेक्स्ट लेवल में। और अगर उसके अंदर, जिस तरह मैं यूनिवर्सिटी से एंटर होता हूँ तो मुझे चेक करते हैं कि यार आप मुझे अपना आईडी कार्ड दिखा दें या मुझे अपना यूनिवर्सिटी का कार्ड दिखा दें। अगर वो नहीं होता तो मुझे बाहर ही रोक लेंगे कि कोई बाहर का बंदा है, इसको तो ऑथराइज नहीं है अंदर जाना, ठीक है। इसी तरह से गेट्स भी हमारे सॉफ्टवेयर को डिफरेंट लेवल के ऊपर चेक करते हैं, और अगर उसके अंदर वो लेवल की रिक्वायरमेंट पास आना हो तो उसको वहीं रोक देते हैं, आगे नहीं जाने देते, ठीक है। देखो, अगर मैं, मेरे पास यूसी का कार्ड भी नहीं है, मेरे पास आईडी कार्ड भी नहीं है, और मैं गेट से एंटर हो रहा हूँ और मुझे गार्ड चेक नहीं करता, तो इसका मतलब है कोई इंट्रूडर आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर हो गया। वो कुछ भी कर सकता है, कोई गड़बड़ भी कर सकता है, कोई धमाका भी कर सकता है, कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है, कोई चोरी भी कर सकता है, ठीक है। तो वो चेक जो है वो हमारे सॉफ्टवेयर को एंटर होने से अगले फेज में रोकेंगे, चेक करेंगे। अगर वो रिक्वायरमेंट उस लेवल की पूरी कर रहा होगा तो ठीक है, अदरवाइज को रोक लेंगे। तीसरी चीज है सिक्योरिटी के रिव्यूज, इनको हम फटाफट देख लेते हैं। पहला कंपोनेंट है टीम अवेयरनेस। अब आप देखो कि यार आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हो या करवा रहे हो, बिकॉज अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में डेवलपर के साथ सिक्योरिटी एस्पेक्ट के लोगों का भी काफी लिंक रहता है, ठीक है, ताकि शुरू से ही सॉफ्टवेयर सिक्योर रहे। तो क्या होता है कि आपकी टीम, अगर उसको आप अवेयरनेस देंगे कि यार ये इश्यूज जो हैं ये आगे जाके आपके सॉफ्टवेयर में बग क्रिएट करते हैं, तो इनको आप जब प्रोग्रामिंग करना शुरू करते हो उसी टाइम देख लिया करो, तो आपके सॉफ्टवेयर में कम वल्नरेबिलिटीज आएंगी, ठीक है। जब अगले फेजेस में जाएगा जो आगे आने वाले हैं,
तो उसमें कम वल्नरेबिलिटीज आएंगी। तो जो आपका डेवलपर की टीम है या जो आपकी जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की टीम है, उसको सिक्योरिटी के हवाले से अवेयरनेस देना इज द मोस्ट क्रूशियल थिंग इन सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद सारी उनकी अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग होनी चाहिए, रिफ्रेशर होना चाहिए, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, आप आराम से इनको पढ़ लीजिएगा, ठीक है? ओके फाइन। अच्छा, अब जब आप किसी को ट्रेनिंग देते हैं या मैं आपको जैसे लेक्चर दे रहा हूं, तो हो सकता है नकवी साहब मतलब मैंने अगर 100 चीजें पढ़ाई हैं तो उसमें से 80% कवर कर ले, आप 90% कर लें, आप 10% कर लें, तो हर बंदे की अपनी ग्रेस्पिंग पावर होती है। तो आपने उन सबको ट्रेनिंग दे दी, लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद कोई डेवलपर उसको बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ले लेगा, कुछ नॉर्मल लेंगे, कुछ बिल्कुल इग्नोर कर देंगे, कुछ कहेंगे यार इससे तो पहले अगर मैं एक प्रोग्राम लिखता था तो आधे घंटे में लिखता था, तो अभी चेक शेक भी लगाऊंगा तो वो तो मेरा 1 घंटे में कंप्लीट होगा, तो छोड़ो यार मैं करता ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है? तो अब ये आपके पर्सन टू पर्सन उसकी इंप्लीमेंटेशन, उस अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग की एफर्ट की वेरी करती रहेगी। अब आप अगले फेज को करेंगे कि आप गेट्स एंड सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स का एक चेक लगा देंगे। एक गेट होगा, आप कहेंगे यार इस गेट से सॉफ्टवेयर तब पास करेगा जब इसकी ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होंगी। ठीक है? यहां पे वो बंदा पकड़ा जाएगा जिसने वो जो अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग के बावजूद भी सिक्योर डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं की, उसने कुछ एक्सेप्शंस राइट नहीं की, उसने एरर्स को कैश नहीं किया हुआ। ठीक है? तो यहां पे क्या क्या चीजें पकड़ी जाएंगी कि आपकी जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है उनको रिव्यू होगा। अगर आपकी किसी एलिमेंट में, किसी प्रोजेक्ट में वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही होंगी, तो ऑटोमेटिकली वो वाला कंपोनेंट या पूरे का पूरा सॉफ्टवेयर वहीं पे रोक दिया जाएगा कि नहीं, आपके सिस्टम में ये 6 सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही, आप इसको पूरा करके दोबारा हमें भेजें। इसी गेट से एंटर नहीं होने दिया जाएगा, बजाय इसके कि ये सारे मसले अभी निकलते जाएं, सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंट हो जाए, इंप्लीमेंट होने के बाद उसी वल्नरेबिलिटी को जो किसी गेट पे पकड़ी जा सकती थी, वो कोई हैकर एक्सप्लॉइट करे और आपके सिस्टम को कंप्रोमाइज कर दे, तो उसकी जगह सिक्योरिटी गेट्स उसको इन मसाइल को इसी लेवल के ऊपर रोकना शुरू कर देंगे। इसके लिए बग ट्रैकिंग भी हो रही होती है, जैसे आप लोगों ने मुझे कहा कि आप लोगों ने क्या क्या यूज किया था, नेसेस वगैरह यूज किया था और इस तरह की चीजें यूज की भी थी, ओपन वर्ल्ड ओपन बास यूज किया था, ठीक है, बग ट्रैकिंग वगैरह और इस तरह की चीजों के लिए। उसके अलावा कुछ कोड एनालिसिस, स्टैटिक कोड एनालिसिस और डायनामिक कोड एनालिसिस की टेक्निक्स होती हैं, ठीक है, वो भी यूज होती हैं कि आप उसको रॉ कोड देते हैं तो वो उसको एक्सप्लोर करके उसकी लॉजिक्स के अंदर जो बग्स होते हैं उनको फाइंड आउट करता है। ठीक है? तो ये सारे वो एस्पेक्ट हैं जिसकी मदद से आप अपने सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को एक हद तक लेकिन इंश्योर करने की कोशिश करते हैं। ठीक हो गया? फिर आप थ्रेट मॉडलिंग करते हैं। अब देखिए, जो कोड एनालिसिस है, स्टैटिक हो या डायनेमिक हो, वो तो आपके उस कोड के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है? आप उसको एलएमएस का कोड देंगे, वो उसका भी एनालिसिस करके दे देगा एक ही लेवल पे रखते हुए। आप उसको यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का कोड देंगे, वो उसको भी उसी तरह से मैनेज कर लेगा। आप उसको स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का कोड देंगे, जो यूपी का बैंक है, ठीक है, उसको भी वो एक ही लेवल पे, जिस तरह से उसने मिनिस्ट्री के अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम को एनालाइज किया, उसी तरह से वो आपको भी एक ही सबको लेवल पे रखेगा। सही है ना? लेकिन आप देखो कि एलएमएस के थ्रेड्स और किसी बैंक के एप्लीकेशन के थ्रेड्स में कितना जमीन आसमान का फर्क है। कोई बंदा आपके एलएमएस को हैक करके क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा इसमें जिन लोगों को इंटरेस्ट होगा वो आपके यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही होंगे। वो कहेंगे यार किसी तरह हम एलएमएस के अंदर एक्सेस ले लें, तुम अपने ग्रेड चेंज कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन बाहर का एक बंदा है, कोई हैकर है, वो कहेगा यार ये मैं एलएमएस को या इसको हैक कर भी लूं तो मुझे क्या फायदा होगा, कोई फाइनेंशियल गेन होगा, कोई और कोई गेन होगा? कुछ भी नहीं होगा। ठीक? लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के किसी सिस्टम को हैक कर लेता है, उसको ये होगा कि यार अगर मैं इनके फंड्स मैनेजमेंट वाले सिस्टम में मुझे एक्सेस मिल गया, तो मैं फंड्स किसी के अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर करवा दूंगा। ठीक है? कोई ऑनलाइन पेमेंट्स कर दूंगा, मुझे वहां से क्रेडिट कार्ड के नंबर्स मिल जाएंगे जो कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड के कस्टमर्स को हुए हुए हैं। उससे मैं मॉनेटरी बेनिफिट गेन करूंगा। तो जो अच्छी क्वालिटी के हैकर होंगे, जो टॉप वर्ल्ड के हैकर होंगे, वो इस तरह की चीजों के पीछे जाएंगे ना जहां से इनको कोई फायदा हो रहा हो। वो यूसरी के एलएमएस के पीछे नहीं आएंगे। लेकिन स्टैटिक कोड एनालिसिस वाले सॉफ्टवेयर है, वो दोनों को एक ही लेवल में देखेंगे। आप उसको एलएमएस का कोड देंगे, वो भी उसी लेवल। तो यहाँ पे चीज यूज होती है थ्रेट मॉडलिंग की। वो आप सिनेरियो स्पेसिफिक थ्रेट मॉडलिंग करते हैं। ओके फाइन, ये हमारा यूनिवर्सिटी का एलएमएस का सॉफ्टवेयर है,
इसकी थ्रेट मॉडलिंग करो, उसको क्या क्या एक्सेस हो सकता है यार, इसको कोई बंदा लॉग इन करने की कोशिश कर सकता है, अच्छा वो लॉग इन करके इसमें से क्या कोशिश करेगा निकालने की, तो वो स्टूडेंट का डाटा निकाल सकता है, पर्सनल डाटा निकाल सकता है, उसके मार्क्स निकाल सकता है, उसको चेंज करने की कोशिश कर सकता है। तो इसका थ्रेट मॉडल यही है, आपने इन सारे थ्रेट्स को काउंटर करना है, किल करना है। बैंकिंग वाला करेंगे तो उसका अलग थ्रेट मॉडल बनेगा जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगा इस एलएमएस वाले थ्रेट मॉडल से, ठीक है। तो उसके अंदर आप एनालाइज करेंगे कि यार इस वाले सिस्टम को क्या क्या और किस किस से थ्रेट्स हैं, और हम उनको कैसे 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 प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्या वो जो कैसे 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 वाले चेक्स हैं वो आपके सॉफ्टवेयर में लगाए गए हैं कि नहीं। अगर लगाए गए हैं तो इसको अगले गेट पे भिजवा दो, पास कर दो। अगर नहीं लगाए गए तो इसको वापस डेवलपर के पास भेज दो कि भाई इस थ्रेट मॉडल के अगेंस्ट आपके पास ये 4 चेक लगे होने चाहिए, आपने 2 चेक लगाए, 2 नहीं लगाए, तो ये भी लगा के भेज दें। क्लियर हो गया। फिर फजिंग है, फजिंग की टेक्निक का यूज करती है कि आपके जहां जहां इनपुट पैरामीटर्स होते हैं वहां पे मल्टीपल तरह का डेटा दे 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 के चेक करती है कि आपका सिस्टम किसी खास इनपुट के ऊपर क्रैश तो नहीं करता या कोई एबनॉर्मल बिहेवियर तो शो नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक सॉफ्टवेयर है जो आपकी डेटा की इनपुट ले रहा है, और आप उसमें देते हैं सीएनआईसी नंबर अपना डालें, तो सीएनआईसी की फील्ड में आप क्या डालोगे कि नंबर डालोगे। हमारा सीएनआईसी नंबर न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या वो आपसे नाम पूछता है तो आप नाम डालोगे, वो हमारा कैरेक्टर्स में होगा, अल्फाबेटिकल होगा, ठीक है। अगर कोई बंदा ये ट्राई करे कि आपके सीएनआईसी वाली फील्ड में ABCDEFGH डाले, आपका सिस्टम क्या करेगा, क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो चेक किसने लगाया होगा, बनाने वाले हैं। तो मैं भी ये समझा रहा हूं कि वो बनाने वाले को आइडिया होगा तो वो चेक लगाएगा ना कि मैंने यार यहाँ पे तो लिख दिया कि एंटर योर सीएनआईसी, आगे एक टेक्स्ट बॉक्स भी डाल दिया। अब इसमें मैंने एक चेक भी डालना है कि चूंकि मुझे पता है कि सीएनआईसी में सिर्फ न्यूमेरिक आने हैं, तो मैं इसमें एक चेक लगा दूं, ये सिक्योरिटी चेक आ गया, ये हम लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यही वाली बात हम पढ़े हैं। अगर उसे चेक लगा दिया तो ये सिक्योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गई कि उसने एक खास तरह की इनपुट को मुहित कर दिया कि चूंकि मुझे न्यूमेरिक चाहिए तो उसमें न्यूमेरिक ही आना चाहिए, कोई बंदा डालने की कोशिश भी करे तो मेरा सिस्टम उसको रोक दे। ये हम डालेंगे तो डलेगा, खुद ब खुद तो नहीं आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर कोई बंदा भूल भी सकता है कि यार मैंने ये वाला चेक, जब मैं सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा हूं तो मैं ये भूल जाऊं और ये मैं चेक ना लगाऊं तो फिर क्या होगा, फिर वो 1 2 3 की जगह एबीसी भी एंट्री हो जाएगी, चेक नहीं लगा होगा। अब जब वो डाटा सेव होगा तो फिर सिस्टम कैसे रिस्पॉन्ड करेगा हमें नहीं पता, ठीक है। ये चीजें फजिंग में चेक होती हैं कि वो डिफरेंट तरह की सिस्टम को इनपुट दे दे के चेक करता है कि किसी लेवल के ऊपर सिस्टम क्रैश तो नहीं करता या एबनॉर्मल बिहेवियर तो नहीं शो करता। तो अगर वो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है तो वो रिकॉर्ड कर लेता है और आपको बता देता है कि यार ये देखो इस वाली फील्ड में अगर आप ये वाला डाटा डालो तो ये सिस्टम गड़बड़ करता है, इसको चेक लगाओ रेलेवेंट, ठीक है। तो फिर आप इस लेवल पे, इस वाले गेट पे रोक के वापस भिजवाते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर को कि भाई मैंने चेक किया है तुम्हारे सिस्टम पे, जब सीएनआईसी की फील्ड में कोई बंदा स्पेशल कैरेक्टर डालते हैं तो तुम्हारा सिस्टम हैंग हो जाता है। तो यार इसमें ये भी चेक लगाओ कि जिस वक्त बंदा इनपुट कर रहा हो तो सिर्फ न्यूमेरिक डाले, करेक्टर का तुमने चेक लगा दिया लेकिन स्पेशल करेक्टर का इसमें नहीं लगाया हुआ। तो अगर कोई स्पेशल करेक्टर डालता है तो उस वक्त सिस्टम तुम्हारा हैंग कर जाता है। उससे क्या डिस्टर्ब हो जाती है, सिस्टम की अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपका सिस्टम हैंग कर गया फॉर एग्जाम्पल, तो आपका सिस्टम अवेलेबल नहीं रहा ना, अब रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो अवेलेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई। या अगर कोई और काम कर लेते हो तो मे बी इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो जाए या कॉन्फिडेंशियलिटी डिस्टर्ब हो जाए, ठीक है ना। तो ये फजिंग से हमें मिलता है, ये सारे इस तरह के चेक्स हैं। ये सारा करने के बाद, सब कुछ करने के बाद तीसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि आपका ये वाला काम हो गया। सबसे पहले जो आपकी अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग वाला हो गया ताकि आपका जो डेवलपर है वो सिक्योर कोड डेवलप करे। और किसी हद तक आप वैसे डेवलपर तो नहीं हो लेकिन बने हुए भी डेवलपर हो, अपने आधे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की चीजें तो पड़ी हुई हैं। और आप ये भी ना सोचो, देखो ये जो नेसेस है वो क्या है, एक सॉफ्टवेयर है ना। वो किस, वो बनाने के लिए सिक्योरिटी वालों की नॉलेज चाहिए। तो आपके क्या ख्याल में एक आम सॉफ्टवेयर डेवलपर नेसेस अच्छा बना सकता है या एक साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा वो नेसेस अच्छा बना सकता है जिसको कोडिंग भी आती हो, साइबर सिक्योरिटी वाला। क्योंकि आम डेवलपर को नोड जेएस फला ढमका जावा ये चीजें तो बहुत अच्छी आती होंगी, लेकिन ये एक्चुअली इन मसाइल का पेनिट्रेशन टेस्टिंग कैसे होती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कैसे होती है उसको पता ही नहीं है। तो वो सॉफ्टवेयर इस तरह का बनाने की कोशिश करेगा तो उससे इतना अच्छा नहीं बनेगा जितना आप लोगों से बनेगा।
तो आप लोग साइबर सिक्योरिटी के बंदे होते हुए भी सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो। क्योंकि आपने सिक्योरिटी का सॉफ्टवेयर भी तो किसी ने डेवलप ही करना है ना, जो कि इस तरह के काम करके आपको दे रहा होता है। आप क्यों इस सोच में हैं कि मुझे वो क्या होता है फोर्स ट्रैगर वालों का, बर्फ स्वीट, मुझे बर्फ स्वीट मिलेगा तो मैं एनालिसिस करूंगा। आप ये क्यों नहीं सोचते कि मैं बर्फ स्वीट अपना बना लूं? आप कहते हो मुझे नेसेस का फ्री वाला सिस्टम मिलेगा, वो मुझे 16 आईपीस को स्कैन करने की इजाजत देगा, तो मैं स्कैनिंग मारूंगा 16 आईपीस के ऊपर, वो भी पब्लिक नहीं होंगे, प्राइवेट ही होंगे। ठीक है। आप वही वाला काम खुद क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हो भाई, बड़े अच्छे तरीके से। सी पड़ी हुई है, जावा पड़ी हुई है, और भी पाइथन पाइथन भी पड़ी हुई है, तो बना सकते हो ना। सही है? तो उस चीज को बनाने के लिए आप जब सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि आप ये ना सोचो कि यार ये साइबर सिक्योरिटी की हमारी फील्ड है, तो हमें ये सॉफ्टवेयर डेवलपर वाली चीजों को क्या करना, हम तो साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर या वट एवर जो भी बनेंगे। तो बेसिकली ये बात आप ध्यान में रखिएगा कि आप लोग जब तक अ, बने बनाए सॉफ्टवेयर को यूज करके कोई वल्नरेबिलिटियां निकाल लोगे, तो आप जस्ट एक टूल यूजर होगे। ठीक है। एक वल्नरेबिलिटी है जिसका रिकॉर्ड नेसेस में नहीं है, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी है, आप उसको फाइंड कर लोगे? नहीं। और एक बैचलर इन कंप्यूटर साइंस वही नेसेस चला ले, वो चला लेगा? चलाने में कोई टेक्निकलिटी चाहिए नेसेस को चलाने के लिए? चला लेगा ना। एक बंदे ने बीएससी नहीं किया हुआ, आईसीएस किया हुआ है, वो भी चला लेगा, नेसेस को इंस्टॉल कर लेगा, चला लेगा ना, चल जाएगा उससे बड़ी आसानी से, बड़ा आसान सा सॉफ्टवेयर है। तो वही काम जो आप बीएस साइबर सिक्योरिटी करके कर रहे हो, वही काम एक बीएस कंप्यूटर साइंस नहीं कर सकता? कर सकता है। वही काम एक आईसीएस जिसने किया हुआ है, वो बंदा नहीं कर सकता? कर सकते हैं। तो फिर आपकी वैल्यू एडिशन क्या है बीएस साइबर सिक्योरिटी करके? वो वैल्यू एडिशन ये है कि आप टूल डिपेंडेंट ना हो, आपको आइडिया हो, टूल आपका काम आसान कर दे। वो काम जो आप मैन्युअली वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करो तो आपका एक दिन लगता है, तो नेसेस आपको 10 मिनट में वही चीज निकाल के दे देता है। लेकिन वही वाली बात है कि जहां नेसेस के पास सिग्नेचर नहीं है या नेसेस की लिमिटेशन है, तो फिर वहां पे ये ना हो कि सिक्योरिटी फ्लॉ रह जाए और आप बाद में को जी वो चूंकि नेसेस में इसका सिग्नेचर नहीं था तो मैं क्या करता। तो फिर आपका फिर फायदा नहीं हो ना, फिर वो नेसेस तो किसी से भी मैं चलवा सकता हूँ, फिर बीए साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा मुझे हायर करने का क्या फायदा होगा? तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सिक्योरिटी रिव्यू जो होता है वो फिर ये होता है कि आप जितनी भी स्टेजेस हैं उनमें वो सिक्योरिटियां सही तरीके से इंप्लीमेंट हो रही हैं कि नहीं। देखो, फजिंग है, फजिंग, हमने कहा फजिंग आपके डिफरेंट तरह की इनपुट्स देके पकड़ लेती है, लेकिन आप चेक करोगे कि क्या फजिंग का प्रोसेस इस वाले सिस्टम पे सही चला है कि नहीं चला। ठीक है, या वेरीफाई करोगे ना। और अगर चला है तो क्या सही तरीके से चला है, उसने हर पेज को ये चेक करवाया है फजिंग के थ्रू, इनपुट आउटपुट देके, और हर पेज की हर इनपुट पे हर तरह की इनपुट देके चेक करवाया। ये ना हो कि वो सिर्फ उसने नुमेरिक वाली चेक कर ली हो, स्पेशल फैक्टर चेक ही ना किए हो, तो वो चीज रहेगी ओके जी मैंने फजिंग भी कर दी है, ओके फाइन हो गया। तो रिव्यू एक तरह का आपका ऑडिट होता है जिसके अंदर आप वो सारे सिक्योरिटी के जो पिछले बनाए हुए इवेंट्स होते हैं उनको ये वेरीफाई करते हो, ये चेक करते हो कि ये सारे इन ट्रू सेंस इंप्लीमेंट हुए कि नहीं हुए। ठीक है। और इन सारी चीजों से निकलने के बाद आपके सामने जो चीजें आती हैं वो होती हैं बग्स। फिजिंग बग निकाल के देगी, नेसेस बग निकाल के देगा। ठीक है। कोई और इस तरह की जो भी एक्टिविटीज थी वो सारी क्या निकाल के देंगी आपको, सॉफ्टवेयर के अंदर बग निकाल के देंगी। वो पहली स्टेज पे निकलते हैं, आखिरी स्टेज पे निकलते हैं, सॉफ्टवेयर बनने के बाद निकलते हैं, कभी ना कभी निकलेंगे। अब आपने बग्स को हैंडल कैसे करना है, इसके तरीके ये नीचे लिखे हुए हैं। ठीक है। तो अब चूंकि मैं बोल बोल के थोड़ा सा थक गया हूं, तो नकवी साहब आप आए और मुझे ये चारों चीजें यहां पे आके एक्सप्लेन करें। कौन कौन सी? पहली, पहले पहले इसका क्या मतलब हुआ? कुछ भी नहीं करना मतलब कि उसको एक बग निकला बग निकला है और कुछ भी ना करो। मतलब उसको अभी कुछ ना करें, उसको देखें कितना इम्पैक्ट है, क्या है वो चीज़, उसको ऑब्जर्व करें। वेरी गुड। दूसरा? उसके बाद दूसरा वार्न यूजर, जो यूजर्स हैं उनको वार्न करें। लाइक अगर वो कर रहे हैं जो एक सिस्टम को या इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें तो उधर से आगे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना करें।
उस आगे स्टॉप हो जाए वहाँ पर, ठीक है, वो गुड। बांध कर दें। तीसरा? उसके बाद रिमूव करें जिस जो प्रॉब्लम है इनिशिएट जहाँ से हुआ है, उस प्रॉब्लम को ही रिमूव कर दें ठीक है, और फिर फिक्स कर दें उसको। उसके बाद मतलब वो बग वगैरह जो है खत्म करें हम सब कुछ, ठीक हो गेट्स गया। बंद कर दें मेनली जो। बिल्कुल ठीक है। ग्रेट हो गया नफी साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बैठ जाएं। आपका नाम क्या है? मतीन साहब। मतीन साहब, अ, ये जो पहली दो चीजें हैं, इनके बारे में आप मुझे बताएं। जिस तरह इन्होंने बताई अभी हमें कि वॉर्न द यूजर और डू नथिंग के अंदर क्या क्या चीजें आ रही होती हैं। बेटा पता नहीं सर, होगा। अच्छा, तो आप इसको जस्ट एक थोड़ा सा स्किम कर लें और फिर मुझे बताएं कि ये जो बातें इन्होंने बताई हैं, क्या इसी तरह की बातें यहाँ लिखी हुई हैं, कुछ और लिखी हुई हैं? पहले वाले पे आ जाओ, सिर्फ डू नथिंग। डू नथिंग में क्या होगा? So for example, कोई बग आता है एरर टाइप, ठीक है। अच्छा देखो, पहली बात ये लिखी है कि पहली बात तो डू नथिंग का मतलब है बग आपको मिल गया ना, और आपने डू नथिंग किया, तो पहली बात तो ये कि आप ये इंश्योर कर रहे हो, एक एक्नॉलेजमेंट दे रहे हो कि भैया मेरा सिस्टम बग फ्री नहीं है। बग निकला है, मैंने अभी कुछ नहीं किया, इसका मतलब बग वहीं पे है ना, मैंने छेड़ा नहीं उसको, उसका मतलब मेरा सिस्टम अभी बग के साथ है। ठीक है, पहली बात तो एक्नॉलेजमेंट होगी। सही है। दूसरी बात ये होगी कि एक्चुअली इसका मकसद क्या होता है कि मैं बग भी निकले और डू नथिंग भी ना करूं। अगर वो बग इस तरह है कि उसके उससे हमारे सिस्टम पे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा, ठीक है, अगर हमारा सिस्टम बग है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा डिवाइडेड बाय जीरो का चेक नहीं लगा हुआ, लेकिन हमने ये देखा कि यार ये चेक तो नहीं लगा हुआ, लेकिन जब मैं कोई बंदा कमांड में डिवाइड कर रहा है और नीचे वो जीरो देता है डिनोमिनेटर में, तो मैंने जावा में प्रोग्राम किया था, तो जावा उसमें एक एक्सेप्शन दे के वापस सॉफ्टवेयर सामने आ जाता है, मैं अगला कमांड दे देता हूं। इसका मतलब है मेरा सॉफ्टवेयर हैंग नहीं हुआ, मेरे सॉफ्टवेयर में से डाटा कंप्रोमाइज नहीं हुआ, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क रेज नहीं हुआ। बग है, एरर आ रहा है, हैंडल भी होना चाहिए, लेकिन अभी कोई पंगा नहीं हुआ, तो मैं यूं करता हूं, मैं इसको अपने पास नोट कर लेता हूं। अभी मैं कुछ नहीं करता, अभी मेरी टाइमलाइन आई हुई थी, मैंने ये सॉफ्टवेयर 15 फरवरी को रिलीज करना था, आज 14 हो गई थी, आज मुझे पता चला हो यार इसमें तो यार ये जीरो वाला बग है। ओके फाइन, मैं अपने पास नोट कर लिया, डू नथिंग, इसको मैंने रिलीज कर दिया, बिकॉज मैंने कमिट किया हुआ था कि मैं 15 तारीख को आपको इसको रिलीज कर दूंगा, वर्जन दे दूंगा। और इसका जो अगला वर्जन मैं बनाने लगा हूं, जो उसका 1.1 होगा, 1.1 में मैंने अपने पास नोट कर लिया, मैं इसको चेंज करके आगे भिजवा दूंगा, अगली बार इसको सेटल कर लूंगा। क्यों? कि अभी से मेरा सिस्टम क्रैश नहीं कर रहा। हाँ, अगर ये जीरो देने से आपका सिस्टम ही बंद हो जाता, आपका कैलकुलेटर बंद ही हो जाता, फिर आप कहते हैं नहीं यार इसको मैसेज तो नहीं छोड़ सकता, तो मैंने भले अगर 15 फरवरी को रिलीज करना है, तो 14 फरवरी को वैलेंटाइंस डे के ऊपर मैं मतीन साहब से कहता हूं कि भूल जाओ सारे वैलेंटाइंस और बैठ जाओ, और रात को मुझे ये चेक लगा के इसका नई एक्सी जनरेट करके दो, ताकि मैं 15 को इसको रिलीज कर सकूं, लेकिन इसके अंदर ये बग ना हो, क्योंकि जो ही जीरो डालेंगे तो ये तो सिस्टम ही मेरा क्रैश करके बंद कर देता है। तो फिर आप इसके ऊपर एक्शन लेते, फिर आप इसको डू नथिंग ना करते। ठीक है, दो बातें होगी। अच्छा, दूसरी बातें क्या होगी, ये वाली जिस तरह इन्होंने बिल्कुल सही कहा था, वार्न द यूजर। इसमें क्या होता है कि आपने बग भी देख लिया, इसकी वजह से कुछ इशू भी आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब आपकी कुछ रिक्वायरमेंट ऐसी थी कि आपने कहा नहीं भाई अभी इस बग को मैं चेंज करूंगा तो इसमें टाइम लगेगा, लेकिन हमारे एंड यूजर की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हमने ये सॉफ्टवेयर का जो रिलीज है वो भी हमने देनी ही देनी है। तो फिर मैं ये करता हूं कि मैं अपने पास भी नोट कर लूंगा, डू नथिंग वाला काम, लेकिन चूंकि इससे कंप्रोमाइज होने का खतरा है, तो मैं अपने कैलकुलेटर के एंड यूजर को ये बता दूंगा कि जब भी सॉफ्टवेयर खुले तो एक छोटा सा प्रॉम्प्ट आ जाए, या उनको मैं फोन करके बता दूं कि, या एक लेटर के तौर पे मैं उनको या एक ईमेल लिख दूं कि सर हमारे सॉफ्टवेयर में ये एक नॉन बग है कि अगर आप इस कैलकुलेटर में डिवाइड करते हुए डिनोमिनेटर में जीरो दे दें तो ये सिस्टम क्रैश कर रहा है। तो हमारी टीम इस पे काम कर रही है, ये हम 20 फरवरी तक आपको नई रिलीज देंगे जिसके अंदर इस बग को रिमूव कर दिया जाएगा। तो काइंडली 20 फरवरी तक आप जब भी डिवाइड का ऑपरेशन कोई भी बंदा करे कैलकुलेटर यूज करते हुए, तो काइंडली डिनोमिनेटर में जीरो ना डाले।
तो ये आपने वार्निंग दे दी। ठीक है। और अब वो एंड यूजर क्या करेगा, वो उसका ख्याल रखेगा, वो उसके अगेंस्ट कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट में भी कर दे। ठीक है, कोई इस तरह की कोई अपनी कोई चेक लगा दे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपका सिस्टम है, अगर वो ऑथेंटिसिटी करते हुए कोई गड़बड़ कर रहा है, तो वो मे बी शायद ऑथेंटिकेट करते हुए साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भी बिठा दे कि यार तुम भी चलो 5 दिन के लिए तुम्हारी मैं ड्यूटी गेट पे लगा रहा हूँ, तो ऑथेंटिकेशन का सिस्टम है, तो जो यूजर आ रहा है ऑथेंटिकेट हो रहा है, लेकिन तुम भी जरा एक नजर मार लिया करो कि उसके पास वैलिड कार्ड वगैरह है कि नहीं। क्यों कि इसके सिस्टम में एक गड़बड़ है कि अगर किसी बंदे का 2024 का इशू वाला कार्ड हो तो ये उसको रोकता नहीं है, तो ये चेक 20 फरवरी को लग के आ जाएगा, लेकिन 20 फरवरी से पहले पहले जो भी बंदा आ रहा है उसका आप ये चेक लगा दो। आप ये भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम इस सिनेरियो की एग्जांपल बात कर रहे हैं कि आपके सिस्टम में ये बग आ गया कि आपके जो 2024 के कार्ड वाला कोई यूजर अगर हमारा ऑफिस छोड़ के जा चुका हो, इंडस्ट्री से खत्म हो चुका हो, तो वो सिस्टम में कोई ऐसा बग है कि वो 2024 वाले ऐसे बच्चे जिनका इंडस्ट्री का टेन्योर खत्म हो चुका है, उनको अंदर नहीं आना चाहिए, उनको भी अलाउ कर देता है आना। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो हम उस पर कह देंगे कि यार सिक्योरिटी गार्ड को कह देंगे यार जब बच्चे अंदर आ रहे हो ऑथेंटिकेट तो हो जाए, तो तब वैसे भी उनके कार्ड पे देख लिया करो उसका ईयर कौन सा लिखा है, 2024 लिखा है तो वो चेक कर लिया करो कि यार ये यहाँ से खत्म तो नहीं कर गया डिग्री। ठीक है ना। तो 4-5 दिन के बाद हमारा सॉफ्टवेयर नया वाला इसको सेट कर देगा, तो फिर ये बग रिमूव हो जाएगा। 2024 वाला कोई बच्चा आता है तो उसको रोक लेगा कि नहीं भैया आपका तो टर्म खत्म हो गया, आप चले जाओ। ठीक है। तो उससे होगा कि कोई ना कोई कंट्रोल इंप्लीमेंट हो जाएगा। तीसरी चीज है, आप बताओ, प्रॉब्लम रिमूवल पढ़े बगैर बताओ। सर के जो अगर हमारी बिजनेस कंटिन्यूटी को जो काम कर रहे हैं हम प्रॉब्लम को रिमूव करेंगे। रिमूव कर दें, एक्चुअली ऐसा नहीं है, बिजनेस कंटिन्यूटी की बात नहीं, वो तो डिस्टर्ब कर ही रहा है ना। डिस्टर्ब कर रहा था तो अपने वॉर्न यूजर वाला काम किए। ठीक है। डिस्टर्ब ना कर रहा होता तो हम डू नथिंग वाला काम कर लेते, लेकिन हमने कहा डिस्टर्ब कर रहे हैं इसलिए हमने वार्न यूजर पे चले गए। अगली चीज ये आ गई कि यार अगर वो वार्निंग से ज्यादा क्रिटिकल लेवल की चीज है, तो हम यूं करते हैं कि हम बिलफर्ज उस फीचर को अभी निकाल ही देते हैं, रिमूव द प्रॉब्लम। कि वो जिस फीचर में ये प्रॉब्लम आ रहा है, वो एंट्री एक्सेस वाला जो है, हम उस फीचर को ही फिलहाल खत्म कर देते हैं। हम कहते हैं भाई हमें रिलीज दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर एक मेजर मॉड्यूल था कि हमने गेट के ऊपर इन आउट वाला सिस्टम बनाना था, लेकिन उसमें हमारे को मसला आ गया। तो हम ये कर रहे हैं कि हम आपको इस वाली रिलीज में ये गेट एंट्री सिस्टम नहीं दे रहे, हम वो फंक्शन ही रिमूव कर देते हैं जिसके अंदर ये बग आया। तो आप यूं करें कि जैसे आपका पिछले 12-14 साल से यूनिवर्सिटी चल रही है, आप अगले 5-10 दिन भी वैसे ही चला लें। ठीक है। और हम अगले 5-10 दिन में जो नई रिलीज देंगे उसमें हम इस बग को एडजस्ट करके इस फीचर को इनेबल करके फिर आपको देंगे। तो आप क्या करते हैं कि आप प्रॉब्लम ही रिमूव कर देते हैं, जिसकी वजह से बसा औकात वो फीचर ही रिमूव हो जाता है जिसके अंदर बग आया होता है। ठीक है। और चौथी और सबसे मोस्ट रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड एस्पेक्ट ऑफ बग मैनेजमेंट ये होती है कि आप उस इशू को फिक्स कर दें। चाहे आप उसके लिए मतीन साहब को रात को बिठा लें कि नहीं मतीन साहब अब आपने आज 5 बजे छुट्टी नहीं करनी, आपने 8 बजे छुट्टी करनी है, और 3 घंटे मजीद जो बैठ के आपने इस बग को कवर करके कोड लिख के नया कंपाइल करके उसको जनरेट करके हमें दे के जाना है, ताकि हम कल अपने टाइम पे इसको कवर अप कर सके। या हम उनको ये कह दें कि जी सर इसमें एक इशू आया हुआ है, तो हम 15 को नहीं, हम आपको 17 तारीख को रिलीज देंगे, 2 दिन लेट कर देंगे, और उस दौरान में आप करें, लेकिन बग को फिक्स करें। ठीक है। तो फिक्सेशन ऑफ द बग जो है ये हमारी चौथी स्ट्रेटेजी होती है बग मिटिगेशन की। अच्छा, यहां तक जो हमने चीजें देखी है ना, ये हमारी क्लासिकल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में यूज होती थी। एक सिस्टम बन रहा है, आप उसको सिक्योर कर रहे हैं, आप उसको चेक कर रहे हैं, आप उसको मल्टीपल एस्पेक्ट से देख रहे हैं, ये सारी क्लासिकल बातें थी। अब जो लेटेस्ट कंसेप्ट चल रहा है वो है सस्टेनेबल सिक्योरिटी का, वो है सिक्योरिटी रेजिलियंस का। ठीक है। इसको आप मैच कर सकते हो अपनी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम से। ठीक। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी इम्यूनिटी नियर टू जीरो थी। ठीक है। तो आपके वालिदैन आपका बड़ा ख्याल रखते थे कि आपको कोई वायरस आपके जिस्म में स्ट्राइक ना कर दे, वो आपको बड़ा बीमार कर देता। ठीक। लेकिन जो जो आप बड़े होते गए तो आपके सिस्टम की इम्यूनिटी
डेवलप होती चली। तो इम्यूनिटी ने क्या करना शुरू किया कि आपने आपको जो वायरस अटैक कर रहे होते हैं उनके खिलाफ रेजिलियंस शो करना शुरू कर दी। ठीक है, अगर कोई बग, कोई आपका जो वायरस है आप पे अटैक करता है, तो वो उसको आपके जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाने देता। ठीक है, यही कंसेप्ट है कि आपके सॉफ्टवेयर में ये पावर होनी चाहिए कि कोई अनड्यू उसके साथ एक्टिविटी करने की कोशिश करता है तो आपका सॉफ्टवेयर उसको खुद से टैकल करे, उसको नुकसान ना पहुंचाने दे, अपने अंदर रेजिलियंस डेवलप करे, अपने अंदर कुव्वत मुदाफियत डेवलप करे किसी भी अटैक के बारे में, ताकि आप एक्सटर्नल सिक्योरिटी कंट्रोल्स के ऊपर रिलाय ना करें, आपका सॉफ्टवेयर खुद से उस सिक्योरिटी के थ्रेट को क्या करे, टैकल करे। इसके लिए एक ना नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी काउंसिल है अमेरिका की, उसकी एक डेफिनेशन थी इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलियंस की। उसको हमने कन्वर्ट किया है सॉफ्टवेयर रेजिलियंस के अंदर। वो क्या है? सॉफ्टवेयर रेजिलियंस इज द एबिलिटी टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड एंड और ड्यूरेशन ऑफ द डिसरप्टिव इवेंट। क्या क्या करे? ये रेजिलियंस क्या हुई सॉफ्टवेयर की कि एबिलिटी टू रिड्यूस द मैग्नीट्यूड, कि उसका कितना इंपैक्ट आपके ऊपर आ रहा है, या ड्यूरेशन, या दोनों, ऑफ एनी डिसरप्टिव इवेंट दैट इज हैपनिंग अपॉन योर सॉफ्टवेयर। इस चीज को इंश्योर करने का नाम है आपकी सॉफ्टवेयर रेजिलियंस। कि आपके सिस्टम पे कोई भी अनफोर्सिन इवेंट हो रहा है, हो सकता है, ठीक है, अब या तो उसका डैमेज कंट्रोल करें, कम से कम डैमेज होने की तरफ लेके जाए, या वो जो डैमेज की वजह से जो आपकी सर्विसेज डाउन हुई हैं उनको वापस अप होने तक का जो दुरानिया है उसको कम से कम करे। क्या ये दोनों ही काम कर दे कि इम्पैक्ट भी ना होने दे ज्यादा, और दुरानिया भी वापस अपने फुल स्विंग पे चलने का वो कम कर दे। ठीक है, फिर आगे कहता है द इफेक्टिवनेस ऑफ अ रेजिलिएंट एप्लीकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर डिपेंड्स अपॉन इट्स एबिलिटी टू एंटिसिपेट, observe, adapt to and repeatedly recover from a potentially disruptive event। अब एक्चुअली ये चार मीन आ रहे हैं जिसके ऊपर आप लोग काम करोगे। क्या क्या? नंबर वन तो ये कि एक्टिविटी हो रही है तो एंटिसिपेट करे कि भैया ये एक्टिविटी खतरनाक है या नहीं है। ठीक है, एक बंदा सॉफ्टवेयर में कोई डाटा डाल रहा है, उसको डाटा आ रहा है, तो वो एंटिसिपेट करे यार ये डाटा ठीक आ रहा है या गलत आ रहा है, ये अटैक का डाटा है या नॉर्मल एक्चुअल डाटा है। ये जो मुझे क्यूरी आई है एसक्यूएल की, ये एसक्यूएल की क्यूरी है या एसक्यूएल इंजेक्शन है, इसको आइडेंटिफाई कर ले। नंबर वन, आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है, एंटिसिपेट हो गया। फिर उसके बाद सबसे पहले तो उसको एब्जॉर्ब करे कि अगर उसका कोई इंपैक्ट आया है उसको वो पी जाए, उसका नुकसान ना होने दे। जैसे एसक्यूएल इंजेक्शन आया है, उसने वो डबल डैश करके अगर आपको कुछ आगे कुछ लिख के भेजा है उसको इग्नोर ही कर दे, आगे जाने ही ना दे डेटाबेस तक। ये सॉफ्टवेयर का काम है ना, वो चीज देख रहा होगा तो जाने ही ना दे। तो ये क्या हो गया? एब्जॉर्ब होगी कि उसने भले जो मर्जी अटैक लिख के मारा, आपके सिस्टम ने उसको एब्जॉर्ब कर दिया, आगे नीचे पास ऑन नहीं होने दिया कि जिसकी वजह से खतरा होता। नंबर टू। अच्छा, उसके बाद इस हवाले से अपने आप को एडप्ट टू भी कर ले कि यार ओके फाइन, ये गलत चीज है, इसको मैंने ऐसे एब्जॉर्ब किया, और आइंदा भी अगर इस तरह की कुछ चीज आएगी तो मैं फौरन एब्जॉर्ब कर दूं। ये सिंपल इम्यून सिस्टम की मिमिकिंग हुई हुई है रेजिलियंस का कंसेप्ट। इम्यून सिस्टम में क्या होता है, आपको वैक्सीन्स लगती हैं। वैक्सीन्स क्या होती हैं? जैसे भी आपको पता है कोविड का एक एरा गुजरा, तो उसमें उन्होंने क्या किया कि कोविड की आपकी बॉडी को वैक्सीनेशन की। कोविड का वायरस आप या हम लोगों के साथ फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रहा था, तो हमारे सिस्टम को उसके बारे में कुछ पता नहीं था कि यार ये जो चीज मेरे अंदर घुस रही है ये अच्छी है या बुरी है, तो उसे कुछ नहीं कहता था। वो जब अंदर जाके काम खराब करना शुरू कर देती थी, तो जब तक वो सिस्टम कुछ कहने के काबिल होता तो लोग मर जाते थे या उनके फेफड़े फारिग हो जाते थे या उनको नुकसान हो जाता था उनकी हेल्थ। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि वैक्सीन डेवलप की। अब सिस्टम आपका उसको रिस्पॉन्स देता तो था लेकिन एक टाइम के बाद देता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक नई चीज आई थी। ठीक है, अब वो नई चीज जब आपके सिस्टम के अंदर जाती थी तो सिस्टम कहता था यार ये नई चीज है, इसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है कि ये अच्छा वायरस है कि बुरा वायरस है, तो मैं इसे कुछ नहीं कहता, मैं इसका बिहेवियर ऑब्जर्व करता हूँ,
अगर ये अंदर जाके मेरे अंदर अच्छी चीजें पैदा करेगा तो मैं इसे कुछ नहीं कहूंगा, और अगर ये मेरी बॉडी को नुकसान देगा तो मैं इसको किल करूंगा। लेकिन जब तक वो ये आइडेंटिफाई करता कि यार इसने तो मेरी बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू किया तो मैं इसको किल करूं, तब तक वो आपका काम खराब कर चुका होता था। तो साइंटिस्ट ने वैक्सीन डेवलप की। उन्होंने क्या किया कि इसकी कमजोर तरीन लेवल के जरासीमों को लिया कोविड के, और आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। अब चूंकि वो बिल्कुल ही मरे मुके हुए जरासीम थे, वो अंदर गए, उन्होंने जाके अपनी आदत के मुताबिक कोई गड़बड़ करने की कोशिश की, लेकिन उनमें इतना सा ही नहीं था कि वो बहुत ज्यादा लेवल के ऊपर आपकी बॉडी को इम्पैक्ट कर सके। इतनी देर में आपके सिस्टम को अगर 2 दिन चाहिए होते हैं, उसने 2 दिन में ऑब्जर्व कर लिया कि यार ये जो वायरस हमारे जिस्म में आए हैं ये ठीक नहीं है, ये गड़बड़ करने की कोशिश करते हैं। उसने अपने पास एडप्ट टू कर लिया, इनको भी खत्म कर दिया। तो ये तो पहले ही मरे मुके हुए थे, तो इनको तो आसानी से उसने खत्म कर दिया। प्लस अपने पास उनका सिग्नेचर रख लिया कि यार इस तरह का वायरस जब भी आएगा ना, मैंने उसको मारना ही मारना है, सोचना नहीं है, उसको टाइम नहीं देना। ये डप टू वाला काम हो गया। ये वैक्सीन इस तरह काम करती। अब क्या होता था कि आपको वैक्सीन लग गई, अब आप कहीं से गुजर रहे थे, आपके अंदर सही ताकतवर वाला ओरिजिनल वायरस घुस गया। ठीक है। अब वो जूं ही घुसा, अब इसके पास वो सिग्नेचर पहुंचा हुआ था कि यार इस तरह के वायरस का जो पैटर्न है ठीक नहीं होता। वो जूं ही घुसा, उसने फौरन उसको किल कर दिया। ये सोचा ही नहीं कि यार तू बैठ, मैं तुझे टाइम देता हूँ उसके बाद मारूंगा, नहीं, फौरन। तो ये एडेप्टिव वाला काम इसने कहा है कि सॉफ्टवेयर में भी डालें कि आपका अगर एक बार अटैक हुआ, आपने उसको एंटीसिपेट कर लिया, उसका कुछ लायाबल भी कर दिया, एब्जॉर्ब भी कर लिया, तो अगली बार आप एडेप्टिव हो कि जूं ही ये वाला अटैक होता है फौरन से उसको एब्जॉर्ब कर दें। उसके खिलाफ जो भी आपने एक्शन लिया है वो फौरन से इंप्लीमेंट कर दे, फिर इंतजार ना करें, नंबर। और उसके बाद आखिर में अगर आपको कोई उसकी वजह से नुकसान पहुंचा है, तो जल्द अज जल्द अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन को रिकवर भी कर लें। ठीक है। तो ये सारी जो है ना, ये हमारी है रिजिलियंस। अच्छा, रिजिलियंस जो है ना, इसका हमें सबसे बड़ा फायदा है, और वो ये है कि ये हमारे फेजेस के अंदर, एक फेज के अंदर पैदा होने वाले बग्स को उसी फेस में एब्जॉर्ब कर लेती है, आगे नहीं जाने देती। हमारा सॉफ्टवेयर अगर डिजाइन फेस पे रिजिलियंट हो गया है, तो उसकी वजह से कितने बग्स हैं जो अगले वाले फेज में, डेवलपमेंट वाले फेज में जाएंगे ही नहीं। ठीक है। तो आपका डेवलपमेंट आपको क्लीनर और मोर सिक्योर डिजाइन मिलेगा कोडिंग वाले को। कोडिंग वाला जब अपने लेवल के बग सारे वहीं पे निकाल लेगा, फजिंग के थ्रू, इन चीजों के थ्रू, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू, तो उसके बाद जब टेस्टिंग में वो चीज जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपके पास रिलेटिवली कम बग्स वाली चीज टेस्ट में पहुंचेगी। और क्यूसी जो रही सही कसर होती है, क्यूसी वाले अगर पूरी कर लेते हैं, ठीक है, तो जब आपके फाइनल एंड यूजर के पास चीज पहुंचेगी तो वो बहुत हद तक बग्स फ्री होगी। ठीक है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पकड़ी नहीं जा सकती, जैसे फॉर एग्जाम्पल क्यूसी वाले हैं ना। अब आप डेवलपर हो, तो डेवलपर क्या कर रहा होता है? डेवलपमेंट कर रहा होता है। ठीक है। तो नकवी, तुम डेवलपमेंट करते हो? कह रहे थे यार जावा शावा में, पाइथन में, इन चीजों में बड़ी डेवलपमेंट कर रहे होता हूँ, करते हो? करते हो कि नहीं करते? यस और नो? करते हो ना? तो जिसके भी करते हो उसको छोड़ दो, कर रहे होते हो डेवलपमेंट। अच्छा, मैं तुम्हें कहता हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी का कोई सिस्टम बना दो, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम, तो बना लोगे? बना लोगे। ठीक है। किस पे बनाओगे? जावा पे बनाओगे, अपने लैपटॉप पे बनाओगे, उसको अच्छी तरह से कोड करोगे, टेस्ट करोगे, चला चला के देखोगे। ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी को दे दोगे। हम सपोज करते हैं ये सारी एडेप्ट था, रेजिलियंट था, बड़ा अच्छा सिस्टम बना लिया, और डिजाइन भी अच्छा था, सिक्योर था, कोडिंग भी अच्छी की, एक्सेप्शन हैंडलिंग भी कर ली। अब जब वो इंप्लीमेंट होगा, उसको कितने लोग यूज करेंगे? थाउजेंड्स। जब तुमने बनाया था तो कितने लोग यूज कर रहे थे? एक यूज कर रहे थे। ठीक है। हो सकता है इसका डिजाइन भी बड़ा सिक्योर होगा, इससे बनाई बड़ा अच्छा होगा, सारा कुछ सही था, लेकिन इसने इतने हैवी हैवी ग्राफिक्स यूज कर लिए, इतनी एनिमेशंस लगा दी। जब ये बना रहा था तो उसको तो फील नहीं हुआ ये अकेला ही यूजर था। ठीक है। बड़ा शशके मशके वाला इसका वो सॉफ्टवेयर बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत था। लेकिन जो ही हमने यूनिवर्सिटी के वेब सर्वर पे उसको इम्प्लीमेंट किया और उसको थाउजेंड ऑफ द स्टूडेंट ने एक्सेस करने की कोशिश की, तो
उसका सर्वर पे लोड ही इतना आया, ठीक है। फिर आप बैठे हुए थे अपने कंप्यूटर पे, आप जब अपना पेज खोलते थे तो वो सारी आपके अपने कंप्यूटर के डिस्क में से उठा के ला रहा होता था, उसमें नेटवर्क का शेयर 0% था। सही है ना? जो ही यहाँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे एक्सेस हुआ, हर बंदा उसको एक्सेस कर रहा है, कोई बंदा यूफोन से एक्सेस कर रहा है, कोई बंदा टेलीनॉर से एक्सेस कर रहा है, कोई बंदा यूनिवर्सिटी के नेट पे बैठा हुआ है। अब क्या हो रहा है? अब वो नेटवर्क का लैग भी आ गया। अब इसके सारे हैवी ग्राफिक्स जो इसके सिस्टम पे अकेले के पे तो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे थे, वहां जाके फेल हो गए। ठीक है। अब ये भी एक बग ही है ना, इसका सिस्टम नहीं चल रहा, अवेलेबिलिटी नहीं है इसके सिस्टम की। लेकिन ये आइडेंटिफाई कहां पे होगा जाके? या इम्प्लीमेंटेशन फेज पे होगा, या क्यूसी वाले जब इस सिस्टम की स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे। स्ट्रेस टेस्टिंग का पता है तुम्हें क्या होती है? लाइक उसके कितना वो लोड के काम ये भी क्यूसी की वैसे एक किस्म है, लेकिन आप लोगों को भी पता होना चाहिए। स्ट्रेस टेस्टिंग में ये करते हैं कि आपके सॉफ्टवेयर को मल्टीपल यूजर्स चला के ना, मतलब मल्टीपल यूजर्स की कनेक्शंस बना के मिमिक्री करते हैं, सचमुच तो नहीं करते लेकिन मिमिकली। तो वो देखते हैं कि आपके सिस्टम की, इसमें ज्यादातर अवेलेबिलिटी चेक होती है, जो हमारी साइबर सिक्योरिटी का लिंक है, वो अवेलेबिलिटी चेक हो जाती है कि यार ये ना हो कि जब इस सिस्टम को 1,000 यूजर एक्सेस करें तो सिस्टम ही बैठ जाए। तो ये कैपेबल है कि नहीं है? अगर तो है तो ठीक है, इसको आगे भेज दो। अगर नहीं है तो क्यूसी वाले रिजेक्ट करके वापस भेज दें कि भाई ये तुमने इतने हैवी ग्राफिक्स से चीजें यूज की हैं, तो 100 यूजर से ऊपर जाए तो आपका सिस्टम रिस्पॉन्ड करना भूल जाता है। या एक चीज है, आप एक पेज खोलते हो तो कितनी देर में इसका रिस्पॉन्स आना चाहिए? ठीक है ना? तो अगर फॉर एग्जाम्पल आपका पेज इतना हैवी है कि मैं जब यहां पे बैठ के खोलता हूं तो वो 15 सेकंड में खुल रहा है, तो 3 सेकंड से ऊपर जाए ना तो ये इनकी उसमें होता है कि 3 सेकंड के बाद अगर आपको उसकी शक्ल सूरत नजर ना आनी शुरू हो, बाकी पूरा पेज लोड होने में बेशक 15 सेकंड ले ले, पर जो आपके सामने इनिशियल इंटरफेस आ रहा है वो आपका 3 सेकंड के अंदर अंदर डिस्प्ले हो जाना चाहिए। ठीक है। तो वो चीजें फिर क्यूसी में टेस्ट हो जाएंगी, तो आपकी सिस्टम की अवेलेबिलिटी के हवाले से काम कर रही होंगी। ठीक है। तो अब हम यूं करते हैं कि हम यहाँ पे लगाते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ठीक है। आप लोग मेरे ख्याल में काफी थक गए हैं, तो आप लोग क्या करना चाहेंगे? सोना चाहेंगे, जाके फ्रेश होना चाहेंगे, मुंह हाथ धोना चाहेंगे, कुछ खाना पीना चाहेंगे, या घर जाना चाहेंगे? अब मुस्कुराए है हमारा सियार है। वो जो आप बताइए। नहीं नहीं यार, देखो तुम फ्रेश हो जाओ ना यार, तुम भी कहो कि सर पीछे ही पड़ गए हैं, पढ़ाई जा रहे हैं। हम यूं करते हैं, मैं तुम्हें ना अभी टाइम असल में यहाँ पे देखना पड़ेगा। टाइम हो रहा है, 4 बज रहे हैं। ठीक है। मैं आपको ना 10 मिनट की देता हूँ अभी ब्रेक। ठीक है। ये एजाइल स्क्रम वाली चीजें हैं, ये ऑलरेडी आपने शायद पढ़ी हुई हैं। ये स्प्रिंट वगैरह का और इन चीजों का आइडिया है? स्प्रिंट क्या होता है, स्प्रिंट वीक और इस तरह की सारी एस्पेक्ट्स। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की वही वाले कंसेप्ट है, इसमें कोई भी सिक्योरिटी ऐड नहीं हुई, वही वाली सेम टू सेम चीजें। ये फ्रेमवर्क जो है ना, एजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क है, ये वही वाला एजाइल स्क्रम फ्रेमवर्क है जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ये कोई चीज नई नहीं है, तो इसकी नॉलेज है आपको। ठीक है। तो ये वाली जो चीजें है ना, इसके अंदर वो चीज बताई गई है कि इसके अंदर प्रोडक्ट ऑनर होता है, स्क्रम मास्टर होता है, इस तरह से वो चल रहे होते हैं। ठीक है। रीजन ये है कि अगर हमें कहीं आगे जाकर इसको डिफाइन करना पड़े, तो अगर किसी बच्चे को, जैसे कुछ बच्चे कह रहे थे हमने क्रिप्टो पढ़ी है, कुछ बच्चे कह रहे थे क्रिप्टो नहीं पढ़ी। ठीक है। तो इसके हवाले से मेरे ख्याल में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो सभी ने पढ़ी होगी शायद, आई थिंक सो। ठीक है। तो इसमें वही सारी चीजें सिंपली एक्सप्लेन हुई हुई हैं। ठीक है। ये पहले क्या होता था कि पहले अलग अलग टीम्स होती थी, वो एक टीम अपना काम खत्म करके अगले को देती थी, एक फेज से गुजर के अगले पे जाता था। बोल रहा कि नहीं यार, जो आपने काम करना है उसको कट ऑफ कर लो, और फिर मुख्तलिफ जो एस्पेक्ट्स हैं वो रिलीजेस की फॉर्म में आप आगे चलाना शुरू कर दो, फिर उसका जो भी स्क्रम मास्टर है, फिर उसकी वो सारी चीजें हो रही होती है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सप्लेन हुई हुई हैं। ठीक है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो एप्लीकेशन सिक्योरिटी के प्रिंसिपल हैं, इसको मैं सिर्फ देख लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको देता हूँ 10 मिनट की ब्रेक। आप जाओ थोड़ा सा फ्रेश हो के आओ, मुंह हाथ धो। ठीक है। चीजें मुझे देखो, उसके बाद हम अपने लेक्चर का एक्चुअल आखिरी पार्ट जो है ना वो शुरू करेंगे, उसमें यही एजाइल वाली चीजें ही रिपीट हो रही हैं। वो आपकी लैब के मैनुअल में एडिट था, तो मैंने एज इट इज वो आपको बढ़ाना है। ठीक है। उसके बाद आज की लैब हमारी खत्म हो जाएगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो लैब है उसके अंदर कुछ प्रैक्टिकल चीजें शुरू करेंगे। वो भी आपके लिए शुरू में इसलिए आसान होंगी कि आपने लाइक गिट वगैरह यूज किया हुआ है।
ठीक है ना। तो हमारा मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट लैब है वो गिट के ऊपर होगी, ठीक है। तो वो भी आसान सी होगी, कोई इतना मुश्किल नहीं होगा, तो उसमें हमें थोड़ा अच्छा टाइम मिल जाएगा, बल्कि काफ़ी अच्छा टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये है कि आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी जो डेवलपमेंट टीम है, सबसे पहले देखें, वो कहते हैं सिक्योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अ पीपल इशू नॉट ए टेक्निकल इशू। पाइथन है या जावा है या सी है, इसमें आप ही एक बहुत अच्छा और सिक्योर प्रोग्राम बना सकते हैं, और एक और बंदा बिल्कुल पथेटिक और हाईली लेस सिक्योर और बहुत वल्नरेबल प्रोग्राम बना सकता है। अब इस सी का कसूर नहीं है, ये उस बंदे का कसूर है जो प्रोग्रामिंग कर रहा है। अगर वो सिक्योरिटी के प्रिंसिपल को सामने रख के प्रोग्राम करेगा, ठीक है, बग चेकिंग करेगा, एक्सेप्शन हैंडलिंग करेगा, इस तरह की सारी चीजों का ख्याल रखेगा, तो वही सी, वही जावा, वही पाइथन आपको एक बहुत अच्छा सिक्योर प्रोग्राम बना के देगी। और अगर वो गलती से इन चीजों का ख्याल नहीं रखता, तो वही लैंग्वेज सी के अंदर एक बहुत पैथेटिक किस्म का एक इंतहाई बग वाला प्रोग्राम प्रोड्यूस होगा। तो बेसिकली सिक्योरिटी या सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी या सिक्योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट इज अ पीपल इशू नॉट ए टेक्निकल इशू, नंबर, ठीक है। फिर उसके बाद जो आपका सिक्योर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, ये किसी ना किसी हवाले से आम लोगों की लाइफ पे इम्पेक्ट कर रहा होता है। क्यों? क्योंकि आपका सॉफ्टवेयर कहीं ना कहीं जाके चलेगा, उससे जब लोग इंटरेक्ट करेंगे, उसमें कोई बग आएगा तो किसी को नुकसान होगा। अगर आपने बैंकिंग की एप्लीकेशन बनाई, उसमें कोई मसला आया, तो मैं बैंक का यूजर हूं तो मुझे नुकसान हो सकता है, ठीक है। आपने एक आईओटी की एप्लीकेशन बनाई, वो जाके किसी स्मार्ट कार में इंप्लीमेंट हो गई, ठीक है। तो उसके उसमें आपने फ्यूल मेजरमेंट का कोई प्रोसेस लिखा हुआ था, वो आपने ठीक नहीं लिखा था, तो वो मेरा फ्यूल दिखा कम रही होगी, लग ज्यादा रहा होगा, तो मुझे फाइनेंशियल लॉस होगा कि पेट्रोल एक्चुअली मुझे दिखा तो 5 लीटर रही है लेकिन लग मेरा 10 लीटर रहा है, फॉर एग्जाम्पल एवरेज जो है मेरी गाड़ी की। तो कहीं ना कहीं बंदों पे इम्पैक्ट आएगा। तो आपने क्या करना है कि आपने ये ख्याल रखना है कि आपकी एप सेक जो है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी की जितने भी हमने एस्पेक्ट्स देखे हैं, वो आपके हर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फेज के अंदर आपने उनको एनालाइज करना है। और जिस हद तक आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मतलब कोशिश तो ये होनी चाहिए कि 100% इम्प्लीमेंट करें, लेकिन जिस हद तक आपकी कैपेसिटी है उस हद तक आप इम्प्लीमेंट करें। और बाकी की जो कमी है उसको, वो जो ट्रेनिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट वाला एस्पेक्ट था, उसके हवाले से कमी दूर करें कि ओके फाइन, आपको 10 तरह के बग्स का पता था, वो आपने दूर कर दिए, और बाकी भी 5 बग थे जिनका आपको पता नहीं था, तो उनकी आपको ट्रेनिंग दिलवा दी जाए, ताकि अगली बार जब आप डेवलपमेंट करें तो वो 15 के 15 बग्स को आप टैकल करके अपना सॉफ्टवेयर डेवलप कर ले, ठीक हो गया। और इसके अंदर आपको ये भी पता होना चाहिए, जो आपकी टीम है, देखो, आपने नेसेस चला लिया, एक आईसीएस के बच्चे ने नेसेस चला लिया, कंप्यूटर साइंस के बच्चे ने नेसेस चला लिया, नेसेस आपको क्या बता रहे हैं, लेकिन आपको उसका आइडिया होगा कि क्या बता रहा है और ये क्या मुझे समझा रहा है और उसको मैं दूर कैसे करूंगा। ये अगर आपको पता ही नहीं है तो नेसेस भले आपको 50 लिस्ट निकाल के दे दे, आप उसको क्या कर लोगे। सिर्फ वल्नरेबिलिटी नेसेस चलाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, एक्चुअली नेसेस ने जो आउटपुट किया उसको अंडरस्टैंड करना, इसका अपने सॉफ्टवेयर पे रिस्क असेसमेंट करना कि इस रिस्क की वजह से मेरे सॉफ्टवेयर में कहाँ कहाँ नुकसान हो सकते हैं, और देन उसको कैसे कवर अप करना है, कैसे पैच करना है, उस बग को कैसे खत्म करना है, ये सारी चीजें आपको पता होंगी, तो फिर ही आपकी सिक्योरिटी का फायदा है, वरना खाली नेसेस चलाने से तो कोई फायदा नहीं है ना, ठीक है। वो तो पेन टेस्टिंग का काम है, वो आपको किसी हद तक पेन टेस्टिंग करके दे देगा। लेकिन अच्छे जो पेन टेस्टिंग जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो आपसे सिर्फ पेन टेस्ट की रिपोर्ट में ये नहीं मांगती कि यार आपकी ये वल्नरेबिलिटीज हैं, वो कहते हैं आप इसके बारे में, सिक्योरिटी आपका काम है, तो आप हमें ये भी गाइड करें कि ये पैच कैसे होगी, ठीक है। ये रिपोर्ट में उसके सोल्यूशन के हवाले से भी आपसे राय लेते हैं, ठीक है। वरना आप कह देंगे कि यार इसके अंदर फलाना हेडर ठीक नहीं है, ठीक है, तो वो कहेगा यार ये फलाना हेडर तो डेवलपर कहेगा, मुझे तो नहीं पता, ये तो पता नहीं, मेरे ख्याल में वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन वाले का इशू होगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, हेडर्स वगैरह की सेटिंग होती है ना, वो वेब सर्वर के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आ रही होती है। डेवलपर कहेगा जी मैंने तो ये हेडर यूज ही नहीं कहीं पे किया हुआ, तो मुझे आपने ये वल्नरेबिलिटी निकाल के भेज दी है कि यार इसके अंदर एक्स हेडर की वैल्यू जो है ना, वो सेट नहीं हुई भी। एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, एक वल्नरेबिलिटी आएगी, ठीक है। तो डेवलपर कहेगा ये रिपोर्ट को मैं क्या करूं जी, ये चीज तो मुझे बता दें, पूरा कोड खोल के देख लें कि किसमें किसी जगह कंट्रोल एफ कर लें, एक्सेट्रा लिखा हुआ हो, ठीक है। अब वो जो आपका ऊपर वाला बॉस होगा वो कहेगा यार खैर तो ठीक रहा है, तो अब ये कोई बंदा आइडेंटिफाई करेगा कि यार ये एक्चुअली कोड वाले को नहीं भिजवानी, ये जो तुम्हारा
वेब सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर है उसको भिजवाओ, उसे कहो कि अपने वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन फाइल खोले, उसके अंदर वो जो एक्स हेडर का टैग दिया हुआ है उसके आगे ये वाली वैल्यू डाले, तो फिर ये काम चलेगा। ठीक है। अब इस काम में कितना टाइम जाया हो जाएगा कि वो पहले एक डेवलपर के पास जाएगी, डेवलपर्स को सोचता रहेगा यार ये कहाँ से मुसीबत आ गई, ये तो मैंने कहीं पे यूज ही नहीं किया हुआ, एक्सेट्रा तो मेरे कोड में ही नहीं है। तो इस चीज में वो रिकमेंडेशन मांगते हैं कि भाई ये जो साइबर सिक्योरिटी वाला बंदा रिपोर्ट पेन टेस्ट की दे रहा है वो इसकी रिकमेंडेशन दे, तो उसमें लिखा होगा कि यार इन योर वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर दोस एस्पेक्ट्स सो दैट दिस बग कैन बी रिमूव फ्रॉम योर सिस्टम। ठीक है, तो ये चीजें आपको होनी चाहिए। और फिर उसके साथ क्या करना है, वही चारों बातें लिखी कि व्हाट द टूल इज टेलिंग यू अबाउट थिंग्स, वाई देयर कोड इज वल्नरेबल, अगर उसमें कोई वल्नरेबिलिटी बता रहा है तो ये क्यों वल्नरेबिलिटी है, हाउ देयर कोड इज वल्नरेबल, और व्हाट टू डू अबाउट द वल्नरेबिलिटी, इसको रिमूव कैसे करना है। तो ये चार चीजें जो है ना, ये भी आपके जो पीपल हैं जो इस चीज को यूज कर रहे हैं, चाहे वो आपकी इंटरनल टीम है डेवलपमेंट वालों के साथ बैठी हुई है, वो डेवलपर खुद अपने ही कोड पे नेसेस चला रहा है, ठीक है, या उसी की टीम में एक ऐप सेक आपकी तरह का कोई बंदा मेंबर बैठा हुआ है वो उस पर चला रहा है, तो उसको इन चारों जवाबों का पता होगा तो फिर वो इफेक्टिव बग मैनेजमेंट कर सकेगा। सिर्फ वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करना इज नॉट एनफ। ठीक है। तो इसके हवाले से आखिरी एक सजेशंस दी हुई हैं कि नंबर वन तो ये कि आपकी जब चेंजेस हो ना, जो भी इस हवाले से आपकी वल्नरेबिलिटी निकलती हैं, अगर आप एप्लीकेशन सिक्योरिटी साइट के ऊपर हो, तो पहले आपने उनको वन बाय वन करके किल करना है। उसमें सबसे बेहतर अप्रोच ये होती है जो हम लोग प्रोफेशनली यूज करते हैं, यहाँ पे नहीं लिखी हुई, वो ये कि जो चीजें आसानी से हो सकती हैं ना वो आप पहले कर दो। हमेशा हमने ये देखा है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, मुझे 25 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया, कि हमारे पास अगर 100 बग आए ना, उसमें से 80 ऐसे होते हैं जो शायद हम 10 दिनों में सेटल कर सकते हैं, और 20 ऐसे होते हैं शायद जिनके लिए हमें 3 महीने चाहिए। ठीक है। तो इजंट इट बेहतर अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए कि वो जो 80 हैं वो मैं 10 दिन में करके मैनेजमेंट को रिपोर्ट भेज दूं कि सर हमने 80% बग रिमूव कर दिए, 20% रह गए। मैनेजमेंट कहेगी जी वेरी गुड, अब हम कहेंगे जी हमारा सिस्टम इज 80% मोर सिक्योर। ठीक है। बाकी जो है वो जेन्युइन इशू है कि उसमें 3 महीने या 2 महीने का टाइम लगना है, उसमें चीजें चेंज होंगी, नया रिलीज निकलेगी, सारा कुछ है, वो फिर मैं आराम से हैंडल करता रहूं। ये ना हो कि मैं पहले वो एक बग बड़ा सा पकड़ लूं, तो एक बग के ऊपर मेरे 15 दिन निकल जाएं, तो 15 दिन तक वो कहें यार आपका तो अभी तक 100 की 100 वल्नरेबिलिटीज वहीं की वहीं फंसी हुई हैं, आपने तो अभी कुछ भी नहीं किया, 15 दिन गुजर गए हैं, क्या चक्कर है, क्या हो रहा है, क्या काम हो रहा है। तो इस वजह से आप जो लो हैंगिंग फ्रूट होता है उसको बंदा पहले पिक करता है। ठीक है ना, बजाय इसके कि दरख्त पे चढ़ने के, अगर आपने फल तोड़ना है, एप्पल तोड़ना है, किसी दरख्त पे लगे हुए हैं, और एक एप्पल है जो आप ऐसे करके तोड़ सकते हो, और एक है कि वो सबसे ऊपर वाली शाख में लगा है, तो आप ये वाला तोड़ोगे या आप सबसे ऊपर वाला तोड़ोगे पहले? सबसे ऊपर वाले पे तब पहुंचोगे जब नीचे वाले सारे खा चुके होगे। ठीक है ना, तो ये वाली एक टेक्निक आपने इस्तेमाल करनी है। फिर कोशिश करें ऑटोमेट कर दे चीजों को, फजिंग को, सिक्योरिटी रिव्यू को, ये जो नेसेस की वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग है इसको ऑटोमेट कर दें, बजाय इसके कि आप जिस दिन बैठ के खोल लें, खोल के कमांड दें, फिर उसको चलाएं, फिर वो 1 घंटा चलेगा, फिर आपको रिजल्ट आके देगा, फिर आप रिजल्ट पढ़ेंगे। उसकी जगह आप ये कर लें कि आप शाम को 12 बजे नेसेस का स्कैन ऑटोमेट करके चले जाएं, ताकि जब सुबह आए तो स्कैन हुआ हुआ हो। ठीक है, वो 1 घंटे का जो स्कैनिंग का टाइम होता है वो आपका रात को आपके डेस्क के पीछे हो चुका हो, आप सुबह आए आपके सामने उसकी रिपोर्ट आई हो, आप रिपोर्ट खोलें, और 9 बजे आपने एंट्री की है तो 9 बज के 5 मिनट पे आप उसके रिमेडियल मेजर्स के ऊपर काम शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये वाली सारी बातें हैं। अब आप जाएं, थोड़ा सा रेस्ट लें, और